हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त है। हम कर रहे हैं सीएमए इंटर लॉ को फास्ट ट्रैक बैच में रिवाइज फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएमए दिशा दुआ एंड लेट्स कंटिन्यू विद कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपने फर्स्ट सेशन ऑलरेडी अटेंड कर लिया है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो अटेंड कीजिए, attend that class and then start with today's session। चलिए शुरू कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में बातचीत टाइप्स ऑफ कंपनीज, जहाँ पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 72 पे बात हुई थी। फिनिश। अपने नोटबुक अपने पास रखिएगा ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें हम साथ साथ याद भी करते चले जाएं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कितने बंदे चाहिए एक कंपनी फॉर्म करने के लिए? अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोग चाहिए, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोग चाहिए, ओपीसी है तो एक पर्सन तो चाहिए, बट उसका नॉमिनी भी बताना पड़ेगा। उस नॉमिनी का कंसेंट भी लगेगा जब आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे होंगे, आरओसी के पास डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप अपना नाम सिलेक्ट करते हो। नेम जो होंगे वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। सो इफ यू रिमेंबर बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th, तो हमने वहाँ पढ़ा था प्रमोशन स्टेज होती है, फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल स्टेज होती है। यहाँ पर प्रमोटर्स जो होते हैं, जिन लोगों को बिजनेस का आइडिया आया है, जो कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। ठीक है ना, कुछ बातचीत, कुछ स्टेप्स करते हैं, जैसे नेम चूज करते हैं, फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। ये हमारे चैप्टर में नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ पिक्चर इन योर हेड, राइट। ये हमने प्रमोटर्स ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, डायरेक्टर्स के साइन लिए, उनका कंसेंट लिया कि वो क्वालिफाइंग शेयर्स परचेज करने को रेडी है, एमओए एओए ड्राफ्ट किया, और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार जब ओके हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, और उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है, राइट। एंड अगर आप एक पब्लिक कंपनी है तो आप लोगों से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, पैसे बाजार से ले भी सकते हैं थ्रू सिक्योरिटी शेयर्स एटसेट्रा। यस। अब हम जब प्रमोशन स्टेज में ही थे तब हमने नाम सिलेक्ट किया था, 3 नाम देने होते हैं। यस, दिस इज हाउ इट प्रैक्टिकली हैपेंस। हमारे एग्जाम में नहीं लिखना, हमारे कंटेंट में नहीं है, बट दिस इज हाउ आवर ब्रेन शुड टेल अस दैट दिस इज नो थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू, अगर आपको पूरा प्रोसेस एक्चुअली में पता होगा। ठीक है, तो आपने नेम सिलेक्ट किया। जो नेम होगा वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए एज पर रूल 8। ये रूल याद करना है, जस्ट इन केस क्वेश्चन आता है कि बताइए इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे हो रहा है एज पर सेक्शन 3, तो ये पॉइंटर्स आपको लिखने हैं। रूल 8 के बारे में हमें लिखना होना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करेंगे फॉर्म INC 1 के अंदर अलॉन्ग विद द फी, और यहाँ पे लगने वाला है रूल 9। फिर तो जब फॉर्मेशन कर रहे हो सेक्शन 3 के अंदर, तो रूल 8 और रूल 9 दोनों का ध्यान रखना है। रूल 8 में हम नाम जो है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अप्लाई करते हैं INC फॉर्म 1 के साथ एज पर रूल 9 अलॉन्ग विद द फी। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। जैसे मैंने आपको बताया प्रमोशन स्टेज में नाम हुआ, डॉक्यूमेंट्स बने, वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, एओए एमओए नॉमिनी का कंसेंट अगर ओपीसी है तो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको रजिस्ट्रार इशू कर देगा, जो मैंने आपको यहाँ बात बताई। ठीक है, जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बेसिकली जैसे आपका और मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही कंपनी का ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। और हम ऐसे बोलते हैं मुबारक हो आपको कंपनी हुई है, मतलब इस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है। और इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर एक CIN नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इट इज नॉट कंपनी आइडेंटिटी नंबर, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। So guys, my throat is a little sour, so you will have to bear with my coughing in the class. But class को अगर हम डिले कर देते, अगर मैं आज क्लास नहीं लेती तो पता नहीं कि कब ठीक होंगे, तो इतने दिनों तक हम क्लास डिले नहीं कर सकते। तो bear with me, stay with me with a high energy, and I want your high energy also. पेपर आ रहा है ना, हमें बिल्कुल अच्छे से अपने आप को पुश करना है टू अचीव द बेस्ट। नाउ
ये कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सीआईए नंबर होगा जो रजिस्ट्रार आपको इश्यू कर देगा। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन लगे हैं इनको तब तक प्रिजर्व करना है जब तक आप डिसॉल्व नहीं हो जाते, मतलब बेसिकली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन मेंटेन ओरिजिनल अंटिल डिसोल्यूशन। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर आपने दी ना ड्यूरिंग टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो धारा 447 सेक्शन 447 में आप फ्रॉड के लिए आप पे पेनल्टीज एंड कंसिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। सो बेसिकली यू आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। और इस सेक्शन के बारे में हमने लास्ट सेशन में काफी बातचीत करी थी, तो ये याद रखना है, 447 भूलना नहीं है। प्लस एंट्रेंचमेंट इन आर्टिकल। व्हाट इज एंट्रेंचमेंट, ये समझिए कि हमारे पास जब हमें कोई कंपनी में कोई डिसीजन लेना होता है तो हम वोटिंग करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा, जो मैक्सिमम लोग ओके कर रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं 10 लोग हैं तो 5 से ज़्यादा लोग, 6 या 6 से ज़्यादा लोग बेसिकली मोर देन 50% जिसके लिए ओके हो रहे होंगे इन द फेवर या फिर अगेंस्ट द फेवर, होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में हो सकता है हमने बोल रखा हो कि एटलीस्ट 75% लोग ओके कर रहे हो, बट एंट्रेंचमेंट में हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को, किसी मोशन को पास होने के लिए इन द फेवर और अगेंस्ट इट। एंट्रेंचमेंट में ऐसे भी बोल सकते हैं 90% या 100% बोला जा सकता है कि अगर सब लोग ओके होंगे तभी ये काम किया जाएगा। तो एंट्रेंचमेंट अगर आर्टिकल में है, कब, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपको आईएनसी फॉर्म 2 या फिर आईएनसी फॉर्म 7 लगेगा। आईएनसी 1 तो लगा जब नाम कर रहे थे, रूल 9 रूल 8 पहले नाम, फिर आईएनसी 1 इनकॉर्पोरेशन के लिए गया और फीस के साथ गया वहाँ रूल 9। अब आईएनसी फॉर्म 2 और आईएनसी फॉर्म 7 लगेगा जब आप एंट्रेंचमेंट लगा रहे हो अपने आर्टिकल में, जब इनकॉर्पोरेशन के लिए ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हो। अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला नहीं, इमेजिन कर रहे हो, अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। फिर अगर मान लेते हैं एंट्रेंचमेंट आपने उस समय नहीं डाला था जब आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे, तो क्या करना होगा, देन आपको कोई भी चेंजेस करते हो किसके थ्रू करते हो, एमजीटी फॉर्म एमजीटी 14। थर्ड टाइम एमजीटी 14 आया है। आई होप आप इसको अपने दिल में, अपने दिमाग में उतार पा रहे हैं। कितने दिन के अंदर अंदर, जितने दिन से चेंजेस ला रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर। ये बातें आपको लर्न करनी है, बाकी पीछे वाली बातें आपको समझ भी आ गई होंगी, बट ये बातें आपको 100% लर्न भी करनी है। ठीक है, आप चाहें तो इसको अपने नोट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। यस, और अगर आपने नोट्स ऑलरेडी ले लिए हैं वेबसाइट से जाके, dishadua.classes.com से जाके, तो आपके पास ये नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, यू कैन जस्ट रिवाइज पोस्ट द सेशन। Moving forward, now let's talk about incorporation of company. I hope formation of company section 3, INC form 1, rule 8, रूल 8 नेम के लिए, आईएनसी फॉर्म 1 रूल 9 के साथ, फीस के साथ, फिर आईएनसी 2 एंड आईएनसी 7 एंट्रेंचमेंट के, और पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। आई होप दिस इज ऑल गुड, इट हैज ऑल पेनिट्रेटेड इन योर हार्ट। और अगर ये एकदम क्लियर है, एकदम, तो चमका जरूर लिखेंगे, चमका जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ लेट्स गो टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 बात करता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3 बात कर रहा था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 बात कर रहा है। आई होप अपने सारे सेक्शंस जो भी हमने बोले हैं, चाहे वो 3 बोला, चाहे हम 7 बोल रहे हैं, चाहे आईएनसी फॉर्म्स बोले, तो फॉर्म्स के लिए एक अलग बॉक्स बना लो, जितने भी फॉर्म्स लास्ट सेशन में अब तक देखे हैं, ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। और सेक्शंस को तो एक पेज में लिखते जाओ, जितने ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा बार उसको देखोगे, उस पेज को आप चाहे तो प्रिंट फोटो कॉपी करके अपने कॉपी, अपने जिस रूम में आप रहते हैं वहाँ पे स्टिक कर दीजिए, जहाँ बार बार देखा जाए। यस, अदरवाइज अपनी कॉपी में रखिए, कोई बात नहीं, जब रिवाइज करने आओगे तो कर लीजिएगा। ओके, वट एवर वर्क्स फॉर यू। ओके, नाउ सेक्शन 7 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का अबाउट इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कैसे हो रहा है, आपने से जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करे रजिस्ट्रार के पास, यस, रजिस्ट्रार के पास आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, एमओए है, एओए है, ठीक है, सारे सब्सक्राइबर्स ने इनको साइन भी कर दिया। जब मैंने आपको मेमोरेंडम दिखाया था, मे बी आई हैव नॉट शोन यू, क्लास में दिखाया मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, मैंने लिखा रिलायंस इंडस्ट्रीज मेमोरेंडम। सिंपल, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खोला, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एमओए में लिखा क्या क्या होता है।
ओके, पहले तो सारे सर्टिफिकेट्स हैं आपके यहाँ, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि नाम चेंज हुआ था तो फ्रेश नेम, अगर नाम चेंज होता है या कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है। ठीक है, अब एमओए दिखा रही हूँ मैं आपको। यू स्टार्ट विद व्हाट, यू आर स्टार्टिंग विद नेम ऑफ द कंपनी, किस नाम से आपको पुकारा जाएगा। दिस इज नेम क्लॉज, अभी हम एमओए रिवाइज भी करेंगे अगर आपने पढ़ा हुआ होगा। यस, रिलायंस नाम से पुकार रहे हैं, कौन सी स्टेट में, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सेकंड पॉइंटर है। थर्ड पॉइंटर में ऑब्जेक्ट है, इसमें सारे ऑब्जेक्ट जो मेन क्लॉज है, एंसिलरी है, इंसिडेंटल टू द मेन पर्पस है, वो सारे ऑब्जेक्ट ढंग से लिखने होंगे, और जो लिखा होगा सिर्फ वही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो वही है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जो भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम से पूछा हुआ है हमसे, और हम रिवाइज भी करेंगे। ओके, सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे, ऑब्जेक्ट चाहे वो मेन थे, चाहे इंसिडेंटल या एंसिलरी थे, वो हमने सारे ऑब्जेक्ट्स लिख दिए। अब हम लिखने वाले हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। लायबिलिटी क्लॉज भी अपन को लिखना होगा। ठीक है, चलते हैं नीचे, चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा क्लॉज होता है, बिकॉज मेमोरेंडम एक्चुअली इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। देखो लायबिलिटी लिखी है ना, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। अब है ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये कितने शेयर्स हैं हमारे पास, ₹15,000 ओनली है शेयर कैपिटल में, 1,400 इक्विटी है, और 10 रुपये के हिसाब से, और 100 करोड़ प्रेफरेंस है 10 रुपये के हिसाब से। पूरी डिटेलिंग्स यहाँ पर एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ हमारे को शेयर कैपिटल बताया हुआ होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन से शेयर कब इशू है, पूरी बात बताई। इसके बाद ना कौन लोग सब्सक्राइबर्स हैं, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर्स, उनकी डिटेलिंग्स, और यहाँ पे मोहर भी लगी हुई है, साइन भी हो सकता है कि किस क्या, हर एक बंदे की पर्सनल डिटेल्स हैं, कितने शेयर्स के लिए उन्होंने अपना कंसेंट दिया कि वो रेडी हैं बाय करने के लिए, ऑल ऑफ इट। और फिर ये बाय भी करने होंगे, उनको पेमेंट भी करनी होगी, तो ये प्रमोशन स्टेज से इनकॉर्पोरेशन स्टेज में जा रहा होगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे होंगे, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है। ओके मेरे बेटे, तो क्या क्या गया, साइन, एमओए भी साइन करा है लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने, डिक्लेरेशन दिया है कंपनी का आईएनसी 8 के अंदर, किसके द्वारा, आईएनसी 14 में दिया था पिछले, जब हम लाइसेंस 8 कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, याद है आप लोग को। एक सीए ने, एक सीएमए ने, या सीएस ने, या एडवोकेट ने साइन किया था डिक्लेरेशन में, जो कि एवरीथिंग इज कंप्लाइड विद, करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे जो डिक्लेरेशन देना है एक प्रोफेशनल द्वारा, वो जगह जाएगा आईएनसी 8 में। तो फॉर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बातों को समझेंगे, प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे, रिवाइज भी करेंगे जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। सबसे पहला चैप्टर जो आप रिविजन करोगे वो कंपनीज एक्ट है, और सबसे एंड में भी, मतलब एग्जाम से एकदम पहले भी कंपनीज एक्ट रिवाइज करना है, क्योंकि 40 नंबर का पेपर यहाँ से आने वाला है। ओके, तो एक बंदे ने साइन किया, बेसिकली डिक्लेरेशन दिया कि एवरीथिंग हैज बीन कंपाइल्ड विद। जिस बंदे का नाम आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टर जैसे, मैनेजर जैसे, कंपनी सेक्रेटरी जैसे, वो भी जना यहाँ पर साइन करेगा। तो कितने लोग साइन डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि एवरीथिंग हैज बीन कंपाइल्ड विद, एक तो एक प्रोफेशनल हुआ, दूसरा हमारे पास या तो एक डायरेक्टर हो सकता है, या फिर मैनेजर हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। ये क्या कंफर्म कर रहे हैं, डिक्लेरेशन जो दे रहे हैं उसमें कंफर्मेशन क्या हो रहा है कि सारे रूल्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है फॉर द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी हैज बीन फुलफिल्ड विद। फिर एक डिक्लेरेशन जाएगा सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स द्वारा, वो डिक्लेयर करेंगे कि हम ना किसी भी तरीके के गुनाह में कानून के द्वारा गुनहगार साबित नहीं हुए हैं, हम कन्विक्ट नहीं साबित हुए हैं, बेसिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, चाहे प्रमोशन हो, चाहे मैनेजमेंट ऑफ ऑफेंसेस हो कंपनी के। ओके, और हमने कोई भी फ्रॉड, मिसफिनेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया लास्ट 5 ईयर्स में। और यहाँ से अगर मैं कोई क्वेश्चन पेपर बनाऊँ, मैं तो यहाँ से एमसीक्यू भी पूछ लूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, कंप्लीट है और करेक्ट है। ये डिक्लेरेशन किसको देना है, सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स। मैंने दिखाया ना कौन लोग थे सब्सक्राइबर, फर्स्ट डायरेक्टर, वो है जो लोग डायरेक्टर बनने को कंपनी को रेडी हैं, फॉर द रीजंस लाइक लेट्स से यू एंड मी आर इन्वॉल्व इन आवर ओन वर्क। आप सीएम में पढ़ाई कर रहे हो, मैं सीएम में पढ़ा रही हूँ, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, बट हमने किसी किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। अब कंपनी जो चला रहे हैं वो लोग के पास अगर शेयर्स नहीं होंगे, वो तो सैलरी लेके भाग जाएंगे कहीं हमारे। No, people who have interest in the business or who are taking care of the business, they should have some interest in the business. That's the psyche behind it. Yeah, I hope this is good. अब सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रू है, कंप्लीट करेक्ट है। एड्रेस करेंगे, एड्रेस बताया जाएगा कि भैया इस जगह पर बेसिकली अभी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। अभी अगर आपको याद है एमओए में सिर्फ और सिर्फ हमने स्टेट बताया है ना। अगर आपको मैं ये भी दिखाती हूँ वापस,
रिलायंस का ही, तो उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में बताया है दैट द रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। खैर, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड पॉइंट देखो, यस। तो अब ये कहाँ पे तुम्हारे से बातचीत करें, कोई हमारे रजिस्ट्रार को कोई बातचीत पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कोई एड्रेस तो देना पड़ेगा जब तक एक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जा रहा है। क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेशन, मतलब प्रॉपर एड्रेस आपका आ जाना चाहिए, वैसे कम्युनिकेट भी करना है रजिस्ट्रार को एंड वेरियस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स में। आपका डिटेल लगेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगी सब्सक्राइबर की, उनकी पर्सनल डिटेल और एक फोटोग्राफ भी लगेगी, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका प्रूफ लगेगा, पता चल रहा है बेनामी या कोई टेररिस्ट एक्सेट्रा एक्टिविटी नहीं हो रही है। डिटेल्स लगेगी फर्स्ट डायरेक्टर की, जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंशन कर रखा होगा, और डायरेक्टर्स का कंसेंट भी चाहिए DIR 2 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट मी जस्ट शो यू कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, देखो रेड हियरिंग तो आपको दिख रहा है, अगर शिफ्ट कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, बेसिकली तो ऑल्ट्रेशन में आ जाएगा, इसके बारे में भी कोशिश करेंगे मैं आज ही कंप्लीट कर ले। यस, डायरेक्टर्स वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे आने वाले सेशंस में, बट फॉर नाउ trying to show you some questions, stay with me। देखो डायरेक्टर्स में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, देखो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेंस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस बने हुए हैं, कुछ नॉर्मल मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, सिनेरियो बेस्ड जहाँ स्टोरी सुना रखी है और फिर आपको आंसर देना है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ओके, देखो रेवोकेशन सेक्शन 8 कंपनी, ये तो हमने बहुत अच्छे से लास्ट सेशन में पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्कैनर को जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ एनरोल स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है जहाँ हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं अपार्ट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। या सो इन फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन में दिखाना चाहती हूँ आपको कि क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट मी ट्राई टू सी, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो या हेयर इन रीसेंट टाइम 2023 में ही आ रखा है इनकॉर्पोरेशन, बताइए पूरा प्रोसीजर, तो सेक्शन 7 पूरा एक्सप्लेन करना है अपन को। देखो शेयर प्रोस्पेक्टस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, डिफरेंशियल राइट तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आई थिंक मैंने आपको क्लास 5 में कराया हुआ है इन जो आपकी, अगर आप मेरे साथ एनरोल्ड है लॉन्ग बैच में। यस, चलो आओ। ROC सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके अंदर आपका CIN नंबर भी लिखा हुआ होगा। ये सारी बातचीत आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट इन अ प्रिसाइज मैनर। एक टेबल में पढ़ते हैं जो हमने अभी तक बातचीत करी। हमने क्या बोला, MOA AOA सारे सब्सक्राइबर्स साइन करेंगे, क्योंकि इससे पता चलेगा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रूल्स ऑफ कंपनी है बेसिकली। INC 8 लगेगा कि एक प्रैक्टिसिंग CA CMA CS एडवोकेट द्वारा और नेम डायरेक्टर द्वारा, कि सारे उन्होंने डिक्लेयर करेंगे कि हमने सारे लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करे हैं। सेक्शन INC 9 लगेगा, जहाँ पर हर एक सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर बोलेगा कि उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, 5 साल में कन्विक्ट नहीं पकड़े गए हैं, ऑल ऑफ दैट। एड्रेस प्रूफ में कंपनी के प्रमोटर का एड्रेस प्रूफ लगेगा, ROC को कम्युनिकेट करना है बेसिकली कि यहाँ पर अगर कोई बातचीत करनी है तो यहाँ करिए। ID प्रूफ और फोटो लगेगा हर एक सब्सक्राइबर का। फर्स्ट डायरेक्टर्स की डिटेल्स लगेगी जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लगा है, और DIR फॉर्म 2 लगेगा हर एक फर्स्ट डायरेक्टर द्वारा कि उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है कि वो डायरेक्टर बनने को तैयार है। तो ये टेबल अपने आपको इस समरी की भी समरी दे रहा है। Okay, if you have not drawn that chart already, I suggest you to write this, इसको लिख लीजिए, ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10A में बात करा गया है। ये हर एक उस कंपनी के ऊपर बेसिकली जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है ना आफ्टर द ऑर्डिनेंस, उसको 180 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
के बाद मिल गया उसको, उसके 180 दिन के अंदर अंदर कंपनी को डिक्लेयर करना है, कंफर्म करना है कि उसके सारे सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स के पैसे, क्वालिफाइंग शेयर्स के पैसे दे दिए हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस भी वेरीफाई करा लिया गया है। तो मैंने बताया था ना सर, स्टार्टिंग में तो हमने सिर्फ रजिस्टर्ड स्टेट बताया था, रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ स्टेट बताया था। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने के 30 दिन के अंदर कम्युनिकेट करना होता है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेलिंग्स है। अब ये वेरीफाई भी होता है, तो उस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई है, उसके डिक्लेरेशन देना है फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू करने के लिए। कमेंसमेंट का मतलब होता है बिजनेस चालू करने के लिए। अगर ये कंप्लायंस फॉलो नहीं करते हो, बेसिकली जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुई रजिस्टर्ड एड्रेस की और वहाँ पे एड्रेस नहीं पकड़ा गया, वहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस है ही नहीं, मतलब आप कुछ, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, तो आरओसी के पास पावर है कि आपका नाम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होने के बावजूद आपका नाम कंपनी रजिस्टर से काट दिया जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। एंड दिस इज अबाउट सेक्शन 10A। इम्पॉर्टेंट इंडीड इट इज, पूरा कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट है भैया। 40 नंबर का पेपर यहाँ से आना है, आप क्या छोड़ के जाओगे। और डायरेक्टर्स पे तो 100% क्वेश्चन आएगा, 100। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 4(1) में बात करता है। सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एमओएमएस मैंने अभी आपको दिखाई दिया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इसमें नाम नेम क्लॉज होगा। हर एक कंपनी, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, लिमिटेड लगाना पड़ेगा अगर पब्लिक कंपनी है। बट सेक्शन 8 कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज एग्जेम्प्ट होती हैं अंडर सेक्शन 462 टू राइट दीज नेम्स। ठीक है, सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ आप रजिस्टर्ड ऑफिस का कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है उसके बारे में बताते हो। ओके, सिर्फ स्टेट बताते हो। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेन ऑब्जेक्ट तो बताते ही हो, उसके अलावा एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स बताते हो, बाकी सारे मैटर्स बताते हो। बट सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये भी रेलिवेंट नहीं है। जैसे सेक्शन 8 कंपनी यहाँ पर भी नेम क्लॉज में आपको एग्जेम्प्ट हो रखी थी। फिर लाइबिलिटी क्लॉज में आप बताते हो कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी गारंटी वाली है, ऑल ऑफ दैट है ना। बाय शेयर्स अनपेड अमाउंट ही दोगे, गारंटी में जितना उन्होंने रेडी मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए गारंटी दी है, कितना पैसा हम दे देंगे, वो पैसे वाइंडिंग अप में इस्तेमाल होते हैं, वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस में काम आ सकते हैं, कॉस्ट में आ सकते हैं, हो सकता है कोई कंट्रीब्यूटरी राइट हो उसके लिए। ये सब बातें हमने प्रीवियस सेशन में करी है, तो आई होप आप अलाइन हो पा रहे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल क्लॉज। आई होप मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो लेट मी नो, बट अगर हम इससे कम स्पीड लेंगे तो हमें एक आध सेशन बढ़ाना पड़ेगा। बट वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल बी एबल टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। एक सेशन एक्स्ट्रा लग जाएगा कोई बात नहीं, बट जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। यस, कैपिटल क्लॉज क्या बोल रहा है, ये कंपनीज पे अप्लाई करता है जिनके पास शेयर कैपिटल है। तो हर एक शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल बताना है, उसका ब्रेकडाउन बताना है। जैसे मैंने आपको रिलायंस का दिखाया कि इतना प्रेफरेंस है, इतना इक्विटी है, टोटल 15,000 करोड़ है, 14,000 करोड़ इसमें, 1,000 करोड़ इसमें, ऐसे करके हमने बात करी है ना। और कम से कम एक शेयर हर एक सब्सक्राइबर के पास होना ज़रूरी है। ओके, और 1% कंपनी में नॉमिनी क्लॉज लगेगा, बाकी समय तो नॉमिनी क्लॉज लगेगा नहीं। नेम ऑफ द पर्सन, जो कि अगर डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है सोल पर्सन की, सोल मेंबर की, ओपीसी की, तो वो नॉमिनी टेक ओवर करता है। yes, this is about section 4 subsection 1. now there is a special provision under section 4 subsection 7 in companies limited by guarantee। ये पीछे भी पढ़ा है हमने कि void हो जाता है ना। इन कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, और अगर उनके एमओए या एओए में कोई भी प्रोविजन ऐसा लाया जाता है कि नॉन मेंबर को हम प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हैं, अलाउइंग अ नॉन मेंबर टू शेयर प्रॉफिट, ये एकदम वॉइड है, इट इज कंसिडर्ड वॉइड। ये हमने पहले भी पढ़ा है, मैं फिर से भी बता रही हूँ, तो इसलिए ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट। और सेक्शन जो है यहाँ पर वो है सेक्शन 4 सबसेक्शन 7। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, सेक्शन 4 सबसेक्शन 7, दोनों एमओए और स्पेशल प्रोविजन हमने देख लिया है। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। कौन कौन से फॉर्म्स हैं, फॉर्म ए से चालू करते हैं, टेबल ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फॉर्म ऑफ कंपनी सेक्शन 4 सबसेक्शन 6, द कंपनीज मेमोरेंडम मस्ट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो शेड्यूल 1 में बता रखा है ऑफ कंपनीज एक्ट, बेस्ड ऑन इट्स टाइप। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसको टेबल ए लगेगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है विदाउट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, टेबल बी लगेगा। हैविंग शेयर कैपिटल गारंटी वाली कंपनी है तो टेबल सी लगेगा।
अनलिमिटेड कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, पहले नहीं वाले हैं तो टेबल डी लगेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी विद शेयर कैपिटल वाले हैं तो टेबल ई लगेगा। अब जब आप एओए पढ़ोगे ना, वहाँ पे भी सिमिलर बातें ही हैं। जब एओए पढ़ोगे तो वहाँ पर हम देखेंगे FGHI and J। तो फर्स्ट तो यहाँ पर क्या लिमिटेड बाय शेयर, तो ये भी लिमिटेड बाय शेयर ही है। ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है। बट जब आप एओए पढ़ेंगे तो ये इंटरचेंज हो रखा है, यहाँ पर विद शेयर कैपिटल है, यहाँ पर विदाउट शेयर कैपिटल है, यहाँ विद शेयर कैपिटल है, यहाँ विदाउट शेयर कैपिटल है। आई होप ये समझ में आया। यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नॉट है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपके फॉर्म्स आएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, भी थोड़ी देर में बताऊंगी बट क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है और आपने ऑलरेडी भी पढ़ रखा, और अगर नहीं पढ़ रखा होगा, आप जस्ट एग्जाम दे रहे हैं, लॉ समहाउ प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो आई होप अब क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं करी है या किसी तरीके से लॉ पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाया था, वट एवर मे बी द रीजन, और आप जूनियर अटेम्प्ट दे रहे हैं, आई हाईली रिकमेंड टू गेट दीज नोट्स, आई हाईली रिकमेंड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। लेमन एक्सप्लेनेशन क्या, इमेजिन करो जैसे मान लेते हैं आप एक क्रिकेट क्लब में हो, उसकी रूल बुक बोलती है कि आप क्रिकेट मैचेस अलाउ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप क्रिकेट किट्स खरीद सकते हो, कोच भी हायर कर सकते हो। जो क्लब का प्रेसिडेंट है उसने ना एक घोड़ा खरीद लिया हॉर्स रेसिंग के लिए। क्लब है क्रिकेट का, घोड़े की रेसिंग करा रहे हो, तो क्या ये अलाउड है? ऑफ कोर्स नहीं अलाउड है, क्योंकि ये तो रूल बुक में लिखा ही नहीं है। ऐसे ही जो एमओए में नहीं लिखा होगा वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? रियल बेसिकली दिस इज अल्ट्रा वायरस डूइंग समथिंग बियॉन्ड द लीगल पावर। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसको एनालॉजी किसी के साथ रिलेट करते हुए समझें, कंपनी को एक बंदे जैसे मानो, इसको एक पर्सन जैसे मानो, ठीक है, जिसके पास परमिशन स्लिप है। सो बेसिकली जो एमओए आपको परमिट कर रहा है करने के लिए, सिर्फ आप वही कर सकते। यस, एमओए क्या है? वो परमिशन स्लिप है जो स्टेट कर रही है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, व्हाट कैन कंपनी डू। अल्ट्रा वायरस क्या है? आप जब इस स्लिप की परमिशन की बियॉन्ड चले जाते हो तो ये अलाउड ही नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। ओके, इससे क्या होगा, जो इसका आउटकम ऐसा है कि अगर कोई चीज एमओए में नहीं लिखी है और बाद में सारे शेयर होल्डर्स मिलके यूनानिमसली, सब लोग ऑल टुगेदर 100% शेयर होल्डर्स भी बोल देना कि इसको चेंज कर लेते हैं एमओए में जो लिखा हुआ है, ऐसे नहीं चेंज कर पाओगे अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, ठीक है। इट कैन नॉट बी लीगलाइज्ड। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन इज अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। स्कोप क्या है? एक्ट्स आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन एमओए। एक्ट्स आउटसाइड मतलब बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कंपनी एक्स वाई जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कंपनी लेट्स से भेजती है ऑयल बेचती है लेट्स से, और इस मिस्टर ए ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, एमओए में भी ये लिखा हुआ है, मिस्टर ए ने एक्सवाईजी कंपनी के साथ वेजिटेबल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब कोर्ट ये बोलती है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है उसने एमओए पढ़ रखा है, उसने एमओए पढ़ रखा है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कंपनी एक्स वाई जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे ना वेजिटेबल्स सप्लाई कर दीजिए। एक्स वाई जी कंपनी ने ओके कर दिया और इनको फर्स्ट 2 मंथ्स तो दिए, बट थर्ड मंथ ऑनवर्ड देना बंद कर दिया। अब मिस्टर ए जो है कंपनी एक्स को ले गए कोर्ट ऑफ लॉ। जब कोर्ट ऑफ लॉ गए, इन्होंने कहा भैया मेरे साथ इन्होंने अग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, सामान देंगे, वेजिटेबल्स देंगे, दे नहीं रहे। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा ओके एक मिनट बताइए, कंपनी एक्स वाई जी का एमओए में क्या लिखा है? एमओए में तो लिखा है ऑयल, बट इन्होंने कहा, मिस्टर ने कहा बट जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट आया वो तो वेजिटेबल का ही है ना, तो देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, दिस इज अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस है तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली इन द फेवर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी खुद आर्टिफिशियल एंटिटी अपने नाले खुद तो बोल नहीं पा रही है, उसका एमओए बोल रहा है, तो जो एमओए बोल रहा है वही फॉलो होगा। तो यहाँ पर मिस्टर ए से ये या एवरीबडी ऑफ अस इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है एमओए, तो हम सब ने पढ़ा हुआ होना चाहिए।
यस, लीगल स्टेटस क्या है? इट इज वॉइड ab initio। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तभी से ही वॉइड है, वॉइड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड अनफोर्सेबल है, और इसको बाद में आप चाहे 100% यूनानिमसली शेयर होल्डर्स मिलकर भी चेंज करना चाहे उसे रेटिफाई नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे एक केस लो है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिची। इसको 100% आपको लर्न करना है। यहाँ पे यही स्टेट किया गया बेसिकली इस केस लो में, ये हुआ था कि कंपनी तो है रेलवे कैरेज बनाने की, ठीक है, और इन्होंने फिनेंस में पैसे दे दिए और फिर बाद में मुकर गए। थिंग्स हैपन लाइक दैट। तो रिची ने जब केस फाइल किया तो कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि भैया कैरेज बनाने की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो एमओ ऑब्जेक्टिव में लिखा है वही कर सकता है, भी फिनेंस कहाँ से देने। कंपनीज एमओ अलाउड मेकिंग रेलवे कैरेजेस, directors finance the railway line, that is not covered. Okay, and therefore it is held ultra virus. Contract is void ab initio, unenforceable, and cannot also be ratified. ऐसा में एशवेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस ने बोला। की प्रिंसिपल्स क्या है? कंपनीज एक्ट के अंदर जो पावर है ऑब्जेक्ट की कि करना क्या है ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज एमओ इज द चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो लिखा है सिर्फ वही काम किया जा सकता है, और इस एक्ट के बियॉन्ड कुछ भी होता है तो वो अल्ट्रा वायरस है, इट इज वॉइड, अनएनफोर्सेबल, और इवन इफ ऑल द शेयर होल्डर्स ओके यूनानिमसली ओके करते हैं तो रेटिफाई करेक्ट नहीं कर पाओ। कंसिक्वेंसेस क्या है अल्ट्रा वायरस एक्ट के? ये कंपनी बाउंड नहीं है, कोई भी अल्ट्रा वायरस कंपनी इज नॉट बाउंड टू फुलफिल दैट। Acts are void from the very beginning, that is void ab initio. थर्ड पार्टीज को अज्यूम किया जाता है कि कंपनी के एमओए एओए को वो जानते हैं, टू नो कंपनीज पावर, दैट इज बिकॉज एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। लेंडर कैन रिकवर, अगर मान लेते हैं कोई पैसे दिए हैं किसी बंदे ने बट वो एमओए के अगेंस्ट दिए हैं और वो पैसे यूज़ नहीं हुए हैं या कहीं ऐसी जगह दे गया है जहाँ भी स्पेंड नहीं हुआ और पता लगाया जा सकता है, तो ये पैसे वापस लेके दे दिए जाएंगे। एंड दिस इज लेंडर कैन रिकवर इंटैक्ट फंड्स वाया इंजंक्शन। अगर पैसे यूज़ किए गए हैं टू पे लॉफुल डेट्स, अगेन लेंडर जो है इसको ऐसे रिकवर कर लेगा, ऐसे मान लेते हैं मैंने आपको दिए पैसे, ठीक है, और आपने इसे आगे किसी और को लेंड कर दिए या अपने डेट कोई चुकाना था इसलिए दे दिए, आपके एमओए में अलाउड नहीं था मेरे से लेना। जब ये बात हुई पता चला तो मैं वैसे वैसे वापस ले सकती हूँ जैसे जिसने दिए हैं। बेसिकली यू एंटर इन द शूज ऑफ अदर, सबरोगेशन का मतलब होता है यू एंटर इनटू द शूज ऑफ अदर। दिस इज द कंसिक्वेंसेस। आई होप आप चीज़ों को रिकैप ले पा रहे हैं, रिवाइज कर पा रहे हैं अपने कंटेंट को, चाहे आप आपके पास स्टडी मैट है या आप कहीं से पढ़े हैं या आप मेरे से भी पढ़े हैं, ये समरी नोट्स से तो हम रिवाइज कर रहे हैं, बट आंसर्स जब लिखने हैं हमारे पास 7-8 नंबर का क्वेश्चन आया है तो हमें प्रॉपरली 400-500 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो ये वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको की कंसेप्ट लिखने चाहिए कंटेंट में, बट देन यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती है, ढंग से लिखेंगे आंसर को। Okay, the charts are to revise. I hope I am making myself very clear. Now let's talk about what can be ratified. हमने बोला कि रेटिफाई तो नहीं किया जा सकता है एमओए में ऑब्जेक्ट को, बट क्या रेटिफाई किया जा सकता है? अगर कोई चीज़ अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर है, मतलब शेयर होल्डर्स क्या रेटिफाई कर सकते हैं? अगर डायरेक्टर ने मान लेते हैं 10 लाख रुपए एक साइड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए जो एमओए के ऑब्जेक्ट से तो ओके है बट अप्रूव्ड नहीं हुआ था बोर्ड ऑफ मीटिंग से। क्या बोल रहे हैं? द डायरेक्टर्स इन्वेस्टेड ₹10 लाख इन अ साइड प्रोजेक्ट नॉट अप्रूव्ड इन बोर्ड मीटिंग बट इट इज विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अंदर है, मतलब एमओए के साथ इंट्रा वायरस है, तो शेयर होल्डर्स उसको बाद में अगर अप्रूव कर देते हैं, जो मीटिंग मतलब बोर्ड से पहले अप्रूव होना चाहिए था बट बिना अप्रूव हुए पैसे डाल दिए, उसको अप्रूवल किया जा सकता है, दिस कैन बी रैटिफाइड। तो बोल रहे हैं अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स कैन बी रैटिफाइड बाय द कंपनी, बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स है, एमओए के अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता, आर्टिकल की हो सकता है, हाँ कंपनी इसको अमेंड कर सकती है। लेट्स से कंपनी ने इश्यू कर दिए शेयर्स बिना वोटिंग राइट्स के, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट नहीं करता है, ओके तो कंपनी अपने आर्टिकल को चेंज कर सकती है टू अलाउ दिस टाइप ऑफ शेयर्स। एंड हाउ इज इट डन? इट इज डन थ्रू द रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स, ओके। अब कंपनी के पावर में तो है, विद इन द पावर है, बट इरेगुलरली किया गया है।
तो इसको शेयर होल्डर इसको भी रेगुलराइज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एमओए में लिखा होना ज़रूरी है, ओनली देन इट कैन बी रेटिफाइड। द कंपनी इशूड लेट्स से एक्स्ट्रा शेयर्स प्रॉपरली फॉर्म्स फाइल करने के बिना। द एक्शन इटसेल्फ इज लीगल, ये अपने आप में लीगल है, मतलब शेयर्स इशू करना अलाउड है, बट प्रोसेस सही नहीं था, तो शेयर होल्डर इसको रेगुलराइज कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली ऐसे भी समझाते हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाया है, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो व्हाट कैन नॉट बी रेटिफाइड एंड व्हाट कैन बी रेटिफाइड अंडर द अल्ट्रा वायरस, आपको ये सारा समझाना है, तभी हमको नंबर मिलने वाले हैं। आई होप अल्ट्रा वायरस एकदम आपका भेजा एकदम बढ़िया से कर चुका है, फ्राई नहीं हुआ है, मस्त हो गया है। ओके, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में एमओए देखा था, सेक्शन 5 में एओए देख रहे हैं, 4 और 5, सेक्शन 4 5 3 में हमने फॉर्मेशन देखा था। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोल रहा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अंदर वाले लोगों के लिए है, मतलब इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन कंपनी के एओए में लिखे होते हैं। यहाँ पे टेबल एफ से चालू होता है, उस कंपनी के लिए जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, मैंने बताया ना FGHIJ। ओके, डिफॉल्ट है आर्टिकल सेट कंपनी जिन कंपनी का शेयर्स जो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो अनपेड अमाउंट के लिए वो लायबल होते हैं। मैटर जो एओए में कवर होते हैं शेयर रिलेटेड होते हैं, बेसिकली शेयर कैपिटल, वेरिएशन राइट्स में किसकी क्या राइट है, लियन या चार्ज, लेट्स से कुछ प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी है या कोई चीज़ पे हमने चार्ज क्रिएट करवा दिया है टू टेक मनी, तो चार्ज क्रिएट हो गया, बेसिकली समबडी एल्स हैज एन इंटरेस्ट ऑन इन इट। ओके, अब calls on share, transfer and transmission, forfeiture, alteration of capital, capitalization of profit, buyback, इन सब के बारे में शेयर से रिलेटेड सारी बातचीत एओए में सेक्शन 5 के अंदर लिखी हुई होती है। मीटिंग्स एंड वोटिंग्स, जनरल मीटिंग अगर कोई आज पूरी नहीं हो पाई तो वो कब होने वाली है, एडजर्नमेंट, वोटिंग राइट्स, मेरी जगह कोई और अगर आके प्रॉक्सी लगाने वाला है, प्रॉक्सी तो हम सब वाकिफ़ हैं। यस, मीटिंग एंड वोटिंग के बारे में एओए में लिखा होता है। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कैसे मीटिंग करने वाला है, सीईओ क्या है, कौन है, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, ये एओए में ही लिखे हुए होंगे। कुछ और मैटर्स भी हो सकते हैं अगर आप सील यूज़ कर रहे हैं, ऑप्शनल है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था। डिविडेंड और रिजर्व्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, वाइंडिंग अप के बारे में, इंडेमनिटी के बारे में, सारे मैटर्स कहाँ कवर होते हैं मेरे बेटे? इट इज़ ऑल कवर्ड अंडर द एओए एज पर सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब टेबल जैसे मैंने बताया, एफ में तो वो आ जाएंगे जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, जी में गारंटी वाली है, एच में भी गारंटी वाली है, आई में अनलिमिटेड वाली है, जे में भी अनलिमिटेड वाली है, बट यहाँ पे विद है, यहाँ पे विदाउट है, यहाँ पे विद है, यहाँ पे विदाउट है। अगर मैं ABCDE बताती हूँ जो एमओए में पढ़ा था, वहाँ पे तो लिमिटेड बाय शेयर ही था, यहाँ पे भी गारंटी था, अनलिमिटेड था, बट यहाँ पे विदाउट था, यहाँ विद था, यहाँ विदाउट था, यहाँ विद था, शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पे उल्टा है, ऊपर नीचे हो रखा है, बट गारंटी गारंटी है और अनलिमिटेड अनलिमिटेड है। आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस द टेबल्स नाउ। एओए क्या है? एओए कंपनी की इंटरनल बुक, रूल बुक बोल सकते हैं, जो कि कवर करती है गवर्नेंस, शेयर्स, मीटिंग्स और मैनेजमेंट प्रोसेसेस। बेसिकली इंटरनली जो बातचीत होनी है, कैसे मीटिंग होनी है, कौन डायरेक्टर होने वाला है, कौन सेक्रेटरी होने वाला है, कैसे ट्रांसपेरेंसी होगी, कैसे शेयर्स इश्यू होंगे, कैसे बायबैक होगा, कैसे फॉरफीचर होगा, इंटरनल सारी बातें एओए में लिखी हुई होंगी। अब कौन साइन करता है और कैसे साइन करता है? ठीक है, अगर मान लेते हैं एओए में इंडिविजुअल को साइन करना है, तो वो अपना साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपना एड्रेस बताएगा, अपना ऑक्यूपेशन बताएगा, और यहाँ पे हो सकता है एक्स्ट्रा बात हो जाए, आपको बोले कि विटनेस का भी साइन चाहिए, उसकी आईडी भी वेरीफाई करी जाएगी, जो विटनेस होगा जो साइन कर रहा है बेसिकली इस एओए में। अगर कोई लिटरेट पर्सन है तो अपने अंगूठा लगाएगा, ठीक है, बट एक लिटरेट पर्सन यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एक लिटरेट पर्सन पूरी बात उसे पढ़ के सुनाएगा उस भाषा में जो भाषा उसको समझ आती है, अपना नाम लिखेगा, एक्सप्लेन करेगा कंटेंट, और शेयर्स मेंशन करेगा कितने शेयर्स बंदे ने लिए हैं। अगर बंदा जो है, जो एंटिटी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस या तो उसके डायरेक्टर या उसके एम्प्लॉय साइन कराएंगे इस एओए में वाया बोर्ड रेजोल्यूशन, और पर्सनल कैपेसिटी में साइन नहीं कर सकते, कंपनी इस बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे साइन किया जाता है। एलएलपी ऑथराइज पार्टनर्स साइन करेंगे, बट यहाँ पे जो सारे पार्टनर्स हैं एलएलपी में, उनका यूनानिमस ऑल टुगेदर वन ओके, उसी बात के लिए ओके चाहिए होगा। अगर कोई फॉरेन नेशनल है तो अपनी कंट्री के हिसाब से करेगा, मतलब लेट्स से
नोटरी वाली कंपनी है या अपोस्टाइल कंट्री है, जैसे भी होगी, जिस कंट्री से भी बिलोंग कर रहे होंगे उस कंट्री के हिसाब से या तो नोटराइज होगा या अपोस्टाइल होगा, और साथ में आपको अप्रोच भी दिखाना पड़ेगा। अगर फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऑथराइज बंदा ही साइन करेगा, और इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट उस कंट्री, जिस कंट्री में आप बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट बने हैं, और उस के ऑफिस का एड्रेस, ये दोनों चीज लगेगी। दीज आर द थिंग्स दैट आर टू बी टेकन केयर ऑफ, that is who is going to sign and how it is going to happen when I'm talking about AOA. I hope this is all good. अब जब लोग साइन कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे एलपी है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे फॉरेन कंपनी है, कैसे आप उसको क्या करना होगा, उसको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देनी है। आइडेंटिटी में उसका नाम, कॉन्टैक्ट आईडी, एड्रेस प्रूफ, एड्रेस बोले तो रेसिडेंशियल प्रूफ जहाँ रह रहे हैं। नेशनैलिटी में आपको नेशनैलिटी मेंशन करनी पड़ेगी, तभी पता चल पाएगा कि अपोस्टाइल होना है कि नोटराइज होना है, प्रूफ तो लगेगा ही। डायरेक्टर प्रमोशन की अगर इन्फॉर्मेशन जानी है तो डायरेक्टर प्रमोशन में कंपनी के बिहाफ पे बेसिकली साइन हो रहा है ना, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कर नहीं रहे, तो इसलिए कंपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लगेगा, कंपनी का नाम लगेगा अगर ज़रूरत है तो। और फॉर्म INC 10 में फ़ोटो और सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं। आई होप दिस इज ऑल गुड. Okay, now let's talk about particulars of first director. I hope you were able to remember it, process it. All of these pointers are important. और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा who, sign and how समझा दिया है. Now, फर्स्ट डायरेक्टर्स की क्या पर्टिकुलर्स, क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं, ऐसा रूल 7 बात करता है, जहाँ पे उनका नाम चाहिए इंक्लूडिंग द सरनेम, उनका डिन चाहिए, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, उनका कंसेंट चाहिए कि वो डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। अगर किसी और एंटिटी में उनका इंटरेस्ट है तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा। और यहाँ पे फॉर्म जो लगने वाला है वो DIN 12 लगेगा, DIR 12 लगेगा, 2 नहीं, DIR 2 पीछे लगाया था जब MOA कर रहे थे, इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे, यहाँ पे 12 है, ध्यान से। आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. यस. अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3. अगर इनकॉर्पोरेशन याद है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन इज इनकॉर्पोरेशन, राइट, फॉर्मेशन के लिए प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 7 में ही बात हो रही है रजिस्ट्रेशन की। तो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, कंपनी रजिस्टर हो गई, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया अंडर INC 11, INC 12 से लेके INC 21 तक हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं प्रीवियस सेशंस में, जो हमने लाइसेंस एड कंपनी INC 12 से चालू किया था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, याद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम INC 11 बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मिलता है वो INC 11 में मिलता है, इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ओके। और आपको एक CIN नंबर एलोकेट हो जाता है। अब ऑब्लिगेशन क्या है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है जो इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन के समय यूज हुए हैं, कब तक, जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है कंपनी का, until dissolution. We have talked about it, we are talking about it again. Now, पनिशमेंट, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो फॉल्स से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, धारा 447 में फ्रॉड लग गया, ओके। फ्रॉडलेंट इनकॉर्पोरेशन प्रूव हो गया तो जो भी प्रमोटर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, डिक्लेरेंट्स हैं, वो सब लायबल हो जाएंगे पर्सनल कैपेसिटी में अंडर सेक्शन 447। और अगर ट्राइब्यूनल NCLT से ऑर्डर आ रहा है कि भैया जी थिंग्स आर डन इन अ रॉन्ग मैनर, और इस प्रोसेस में अगर NCLT से आता है बेसिकली फ्रॉड, चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ हो, चाहे फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके हुआ हो, तो यहाँ पर चेंज करने MOA और AOA में या मेंबर्स की लायबिलिटी में चेंज करने के लिए, लायबिलिटी अनलिमिटेड करने के लिए ट्राइब्यूनल से ऑर्डर, दिशा निर्देश आ सकते हैं। मॉडिफाई मैनेजमेंट AOA, मतलब बेसिकली चेंज द मैनेजमेंट, AOA MOA में चेंजेस हो सकते हैं। मेक मेंबर्स लायबल अनलिमिटेडली, रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर, कि वो कंपनी को बंद ही कर दो अगर ऐसा प्रोसेस, ऐसा ऊपर से पता चला पनिशमेंट, दोनों, इन दोनों में से कोई सी भी आ सकती है। सेक्शन 7(5), 7(6) आपको ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस प्रिवेल करेगा। तो क्या बात बोली हमने, सब्सक्राइबर्स ने साइन किया, विटनेस ने अटेस्ट किया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 में दे दिया गया, कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना है जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है, ओके। फिर हमने पढ़ा था एक्ट टू ओवरराइड MOA एंड AOA, ओके। सेक्शन 6 बोलता है, हमने सेक्शन 3 देखा,
फॉर्मेशन के लिए 4 देखा MOA, 5 देखा AOA, 6 देख रहे हैं ओवर राइटिंग। ओके, सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, कंपनीज एक्ट ओवर राइट, मतलब बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर MOA को रहना है, MOA के अंदर AOA का रहना है। कंपनीज एक्ट अगर यहाँ जाने को बोल रहा है तो MOA यहाँ जाने ही जा सकता, ठीक है। अगर कंपनीज एक्ट इधर जा रहा है तो AOA को भी इधर जाना पड़ेगा कि भैया नहीं कंपनीज एक्ट में लिखा है बट MOA से बोल रहे हैं तो हम तो ये करेंगे, नहीं भाई साहब, कंपनीज एक्ट इज गोइंग टू ओवरराइड, कंपनीज एक्ट ओवरराइड एनीथिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट्स इन MOA AOA। कोई कंपनी का अग्रीमेंट हुआ है, बोर्ड ने जनरल रेजोल्यूशन ने कोई मीटिंग पास करके कुछ तो भी ओके कर दे, नहीं भैया कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। लाए क्यों, क्यों लाई है, मार लाइफ मार रूल्स, मार कंपनी मार रूल्स नहीं चलने वाला है। ओके, एनी contrary provision is void। सेक्शन 10 ये बोलता है इफेक्ट ऑफ MOA और AOA, एक बाई कंपनी रजिस्टर हो गई तो जो भी लिखा है MOA में, जो भी वादा किया है AOA में, वो बाइंडिंग हो जाता है कंपनी और उसके मेंबर्स पे, अगर दोनों ने साइन किया है। और कोई भी ड्यूज बाय अ मेंबर अंडर MOA AOA, मतलब मान लेते हैं मैं मेंबर हूँ और मैंने AOA में MOA में लिखा है कि मैं बाय करूंगी और मैंने वो पैसे नहीं दिए, तो मैं बेसिकली भी देनदार हूँ, कंपनी लेनदार है। सो इट इज अ डेट दैट आई ओ टू द कंपनी एंड दिस इज व्हाट इज रिटन इन सेक्शन 10 एज एन इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA। ठीक है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीपल टाइम्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टू द पावर इन्फिनिटी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज मतलब अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलर क्लासेस में हो तो लगभग 5th सेशन तक, नॉट 5th, 4th सेशन तक का सारा कंटेंट मैं आपको आज यहाँ पे कंप्लीट करा, ठीक है। थोड़ा सा सेशंस हम का लेंथ हो सकता है नेक्स्ट सेशन से बढ़ाए, क्योंकि मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट 2 सेशंस में हम कंपनीज एक्ट फिनिश कर दें, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम में एग्जाम आ गया है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 13 मेमोरेंडम में सेक्शन 4 मेमोरेंडम में बता रखा है, बट जो चेंजेस हो रहे हैं वो 13 में बता रखे हैं। अब अगर आपको कोई भी MOA में चेंजेस करने हैं तो आपको सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भैया ये चेंज करना चाह रहे हैं। ओके, अगर नाम चेंज हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कहाँ नहीं चाहिए होगा, एक्सेप्शन, अगर या मान लेते हैं आप प्राइवेट लिमिटेड लगा रहे हो या हटा रहे हो, इफ़ यू आर एडिंग और रिमूविंग प्राइवेट, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज नाम चेंज करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी है, रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में नया नाम जो है वो अपडेट करेगा और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अगर मैंने आपको दिखाया था जब नया सर्टिफिकेट आया था ना RIL का, क्योंकि उन्होंने नाम में चेंज किया था। रजिस्टर्ड ऑफिस मान लेते हैं शिफ्ट हो रहा है, स्टेट टू स्टेट, एक ही स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। ओके, नो, एक ही स्टेट में अलग अलग स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। ओके, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो आपको क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। जैसे नाम चेंज करने में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी, ऐसे MOA में अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। एप्लीकेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपने दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन के अंदर अंदर इसको प्रोसेस करना है, या तो ओके करना है, रिजेक्ट करना है। और यहाँ पर इंश्योर आपको ये करना है कि आपको सारे क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, या जिनको भी आपने डेट, जिनसे जिनसे आपने उधार लिया हुआ है कुछ सिक्योरिटी रख के, उनसे भी कंसेंट लेना पड़ेगा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है कि वो आप अपना एक जो ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं। अब रजिस्ट्रार के पास क्या क्या फाइल करोगे, जो अपने सेंट्रल स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि मेमोरेंडम में चेंज करना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चलेगा अगर नाम चेंज हो रहा है, प्लस रजिस्ट्रार के पास और क्या फाइल करते हो सर, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की, हाँ भैया ओके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट चेंज करने की, और दोनों रजिस्ट्रार के पास, जिस स्टेट से जा रहे हो उस स्टेट के रजिस्ट्रार को भी दोगे और जिस स्टेट में जा रहे हो उसके रजिस्ट्रार को भी दोगे। तो हमने बोला नेम क्लॉज में अल्ट्रेशन ओके है, कैसे हुआ प्रोसेस समझ ले, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके रजिस्ट्रार के पास फाइल करके, फिर हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज किया में देखा कि अच्छा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है, उसका प्रोसेस समझ लिया। अब देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी ऑल्ट्रेशन लाउड है। फॉर कंपनीज दैट रेज पब्लिक मनी रिक्वायर्स पोस्टल बैलेट स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब पोस्टल बैलेट से जो लोग जहाँ जाए उनसे वोटिंग लेकर
अगर आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो तो जितने मेंबर्स हैं उनसे पोस्टल बैलेट के थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे, कंपनी वेबसाइट में, मतलब एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर में। और मान लेते हैं लेट्स से आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो और मैं एक शेयर होल्डर हूँ, आप कंपनी हो, मैं शेयर होल्डर हूँ, आपने मेरे को पोस्टल बैलेट से इन्फॉर्मेशन दी कि भैया अपना वोटिंग कास्ट कर दो कि हम चेंज कर रहे हैं, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम लेट्स से। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे प्रॉब्लम है, आई डोंट वांट टू डू इट, बट आपने मुझे ऑप्शन दे रखा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप जानना चाहते हो तो हम आपको एग्जिट ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपसे बाय बैक करने को तैयार है शेयर इस रेट पे, या वट एवर, मतलब बेसिकली एग्जिट ऑप्शन देने को रेडी हो आप मुझे, कि मेरे पैसे दो और मुझे बाय कर दो। ठीक है, ऐसे फेंको पैसे और बाय। मस्ट आई ऑफर एग्जिट ऑप्शन टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर, अगर कोई रेडी नहीं है बेसिकली उनको ऑप्शन तो दोगे ना। ओके, अब रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर कर लेगा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर से, जैसे जैसे स्पेशल जो रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास हुआ सारा बेसिकली आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब ये चेंज तब तक वैलिड नहीं होगा ऑब्जेक्ट में जब तक रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर्ड नहीं कर लेता। नो चेंज इज वैलिड अनलेस इट इज रजिस्टर्ड। प्रॉफिट शेयरिंग इन गारंटी कंपनी, एमओए ऑल्टरिंग गिविंग प्रॉफिट राइट्स नॉन मेंबर्स, ये तो वर्ड है, मतलब थर्ड बार हम सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर्स है और किसी नॉन मेंबर को एमओए में आप चेंज करके दे रहे हो कि भैया उनको हम डिविडेंड दे रहे हैं, मुनाफे में से हिस्सा दे रहे हैं, वो अलाउड नहीं है, वो वाइड है, इट इज़ वाइड। ओके, नाउ रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, अगर मान लेते हैं नाम चेंज कर रहे हो, ओके क्या अगर आपने नाम चेंज किया, इफ एनुअल रिटर्न्स या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पेंडिंग है रजिस्ट्रार के पास तो नाम चेंज करना अलाउड नहीं है। रजिस्ट्रार के पास अगर एनुअल रिटर्न्स या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पेंडिंग है तो आप अपना नाम चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है कुछ रीपेमेंट में, मान लेते हैं कुछ किसी सिक्योरिटी किसी इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी थी 5 साल हो गए और आपने पेमेंट नहीं करी है, ओके, इफ इज एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मेच्योर्ड डिपॉजिट या कोई डिबेंचर या फिर उसका इंटरेस्ट, तो भी आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑल्ट्रेशन आता है तो ये सारी बातचीत आपको लिखनी है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लगेगा फॉर्म INC 24 फीस के साथ। अब एक बार ये अप्रूवल आ गया कि हाँ चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस फॉलो हो गया, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर्म INC 25 के अंदर, 24-25। ठीक है, 26 अभी नहीं पढ़ेंगे, 26 थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, 27 देखेंगे, अब देखोगे अभी आप। ठीक है, पहले हमने आर्टिकल में मेमोरेंडम में चेंज किया, अब चेंज कर रहे हैं आर्टिकल में। तो हमने MOA पढ़ा था सेक्शन 4 में, AOA पढ़ा था सेक्शन 5 में, ऑल्ट्रेशन इन MOA देख रहे हैं 13 में, ऑल्ट्रेशन इन AOA देख रहे हैं 14 में। सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स सेक्शन 14 में पढ़ रहे हैं हम, जहाँ पर भी कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा अगर आपको चेंज करना है, जैसे हमने MOA में देखा। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन कैसे कर रहे हो आप, ऑल्ट्रेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि चाहे आप कन्वर्ट करो एक प्राइवेट से पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, INC 27 के अंदर एप्लीकेशन करनी है। पीछे हमने 24-25 ऑलरेडी देख लिया है, ये देखिए याद है ना, अभी जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, और मैंने बोला था हम 26 बाद में पढ़ेंगे और 24-25 अभी पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस MOA में, ठीक है, और AOA में हमारे पास INC 27 है। ठीक है, अब अगर एक प्राइवेट कंपनी रिमूव करती है इसकी रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्शन, तो अब वो प्राइवेट कंपनी होना बंद हो जाती है जिस दिन से ऑल्ट्रेशन, जिस दिन से चेंजेस हुए हैं। ओके, और एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में लेट से कन्वर्ट हो रही है तो कैसे हो सकती है, उस वहाँ पर उसको ट्राइब्यूनल का NCLT का अप्रूवल चाहिए होगा, और एक बार ये NCLT से अप्रूवल आ गया तो आपको फॉर्म INC 27 के साथ एक प्रिंटेड कॉपी लगेगी अपने आर्टिकल की, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करनी है रजिस्ट्रार के पास, जब अप्रूवल किससे आ चुका है, NCLT से। ओके, अब रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा आपकी ऑल्ट्रेशन जो चेंजेस हुए हैं, अगर इट इज़ डीम्ड फिट, अगर सही लगता है ऐसा रजिस्ट्रार को,
फ्रॉम द बिगिनिंग। और इसका ऐसे ही मान लेते हैं कि आर्टिकल का पार्ट था, वैसे ही जैसे कि जब पहली बार आर्टिकल गया था, चेंजेस के साथ मान लेंगे, जैसे एनसीएलटी से अप्रूवल आ जाता है फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। पब्लिक से प्राइवेट होने में थोड़े ज़्यादा तामझाम है, क्यों? क्योंकि पब्लिक में लोगों के पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हमने एलएलपी पढ़ा, जब आपने एलएलपी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ऐसे ही है, हम जब रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है ना। ऑल्ट्रेशंस टू बी नोटेड, ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड मतलब हर एक ऑल्ट्रेशन, हर एक चेंज जो एमओए और एओए में हुआ है, उसकी चेंज को हर एक कॉपी पे चेंज करना होगा। एवरी ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम और आर्टिकल मस्ट बी अपडेटेड इन एवरी कॉपी। और अगर किसी भी कॉपी में इनकन्सिस्टेंसी पाई गई तो 1000 रुपये पर कॉपी, जहाँ पे ऑल्ट्रेशन जो हुआ है उसे नोट नहीं किया है, आपको जुर्माना देना होगा। दैट्स अ पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, मेंबर्स को भेजने होंगे, कंपनी को कॉपीज भेजनी पड़ेगी 7। जैसे मान लेते हैं मैंने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि मुझे अपडेटेड एमओए दे दो, तो जिस दिन मैंने रिक्वेस्ट किया उसके 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन मैंने रिक्वेस्ट किया, ऑफ कोर्स मुझे फीस भी देनी होगी, तो बोल रहा है विद इन 7 days ऑफ रिक्वेस्ट एंड फी, एमओए देना होगा, आर्टिकल देना होगा, और जो भी रेजोल्यूशन अग्रीमेंट जो ऊपर इंक्लूड नहीं हो रखा है वो भी देना होगा। और ये भी नहीं करते हो तो 1000 रुपये पर दिन का जुर्माना लग सकता है, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक जा सकता है। तो 1 लाख रुपीज़ और 1000, विच एवर इज लोअर, 1000 पर डे, ठीक है, विच एवर इज लेस। अब इंपॉर्टेंट है दोनों बातचीत, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ इन द नेम ऑफ द कंपनी। रेक्टिफिकेशन इन द नेम ऑफ द कंपनी सेक्शन 16 इसके बारे में बात करता है। तो हमने देखा सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, सेक्शन 13, 14 और अब हम 16 देख रहे हैं। सेक्शन 13, 14, 15 और 16 देख रहे हैं हम, ठीक है। सेक्शन 16 देख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ये सारे सेक्शन अभी हमने बात करी, आज ही के सेशन में बात करी है, ओके। अब अगर नाम बदलना है तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्शन आए आपको, जहाँ पे आपको 3 महीने के अंदर नाम बदलना होगा। अगर मान लेते हैं आपका नाम किसी और कंपनी के नाम से या तो आइडेंटिकल है या कुछ ज़्यादा ही सिमिलर है, इफ़ द नेम इज़ आइडेंटिकल और टू सिमिलर टू दैट ऑफ एन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड कंपनी, तो आपकी कंपनी को नाम बदलना पड़ेगा विद इन 6 months बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये 3 महीने के अंदर आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिस दिन से नाम आप हुए हो रजिस्टर, इनकॉर्पोरेट हुए हो, बेसिकली नाम चला गया है, दैट इज़ अ बेटर वे टू से। तो 3 महीने के अंदर आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से दिशा निर्देश कि आप नाम बदल लिए अपना। तो जब आया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में, स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी का नाम बदल देना है। और नाम बदल दिया उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑर्डर कि हमारे पास तो सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से नाम बदलने का दिशा निर्देश आया था। अब रजिस्ट्रार जो है आपका नाम अपडेट कर लेगा, आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। और अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो आपको 1000 रुपये पर दिन के हिसाब से कंपनी को देना पड़ता है जुर्माना। और हर एक ऑफिसर जो यहाँ पर फॉलो नहीं कर पा रहा है दिशा निर्देश जो कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से आया है, उस हर एक बंदे को 5000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, ओके। नाउ अगर मान लेते हैं आपने पहले तो कुछ नाम के लिए दिक्कत नहीं आई थी, बट लेट्स से अब आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। जब आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, दिस इज जनरली डन लेट्स से विद इन 3 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अब मान लेते हैं आपका नाम या आपका ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 1999 के अंदर जो रजिस्टर्ड है उससे सिमिलर है, तो भी हो सकता है आपको बोला जाए कि आपका नाम बदलना है, और वो भी 6 महीने के अंदर करना होता है, और कितने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ही करना होता है, ठीक है। छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें हैं, बट ऑल ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट। नाउ सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, तो मतलब अगर आप एक ए जो है होल्डिंग है, बी सब्सिडरी है, तो बी जो है वो होल्डिंग के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकती, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, ना तो डायरेक्टली या किसी नॉमिनी के थ्रू, बट और ऐसे कोई भी अलॉटमेंट या अगर ट्रांसफर हो शेयर्स के तो वो वॉइड होंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है? अगर आपने सिर्फ एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे वैसे मतलब मान लेते हैं ए कंपनी है होल्डिंग, बी कंपनी है सब्सिडरी, बी के अंदर लेट्स से
शेयर्स हैं एक बंदे के पास। कैसे शेयर्स हैं? क्योंकि उसके पापा के पास होल्डिंग के शेयर थे और पापा की हो गई डेथ, इस वजह से इस बंदे के पास शेयर आ गए, सो ही बिकम अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये अलाउड है। या फिर आपने ट्रस्टी जैसे होल्ड करा है, आप हो तो सब्सिडरी बट आपने ट्रस्टी जैसे होल्ड किया है, या फिर आपने सब्सिडरी बनने से पहले आपके पास होल्डिंग के शेयर थे, शेयर हेल्ड बिफोर बिकमिंग अ सब्सिडरी। इन केसेस में सब्सिडरी के पास होल्डिंग के शेयर हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज केसेस। वोटिंग राइट्स एप्लीकेबल है ओनली फॉर शेयर्स जिनके पास जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ट्रस्टी है। सो बेसिकली अगर आपके पास शेयर्स पहले से थे तो आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। सो बोल रहे हैं कि इस केस में, सॉरी, इस केस में और इस केस में आपके पास वोटिंग राइट्स है। जिन कंपनी का शेयर्स नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, और वहाँ पे हम कभी भी शेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उस मेंबर का इंटरेस्ट बता रहे हैं कि इस बंदे का कितना इंटरेस्ट है इस कंपनी में। जैसे कोई कंपनी का लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है या लिमिटेड है, तो बेसिकली उस बंदे का, उस मेंबर का क्या शेयर है, उसको हम शेयर जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस बंदे का क्या इंटरेस्ट है, उसे हम शेयर जैसे रिप्रेजेंट। ओके। सर्विस ऑन रजिस्ट्रार और मेंबर वाया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। बेसिकली अगर आपको कोई नोटिस सर्व करना है किसी बंदे को तो किस मोड से जा सकते हो? फैक्स से जा सकते हो, ईमेल से जा सकते हो, जो भी नंबर या ईमेल दिया गया है, पोस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड, या फिर कोई भी वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन अगर आप कर रहे हो। कैपेबिलिटीज़, आप बेसिकली जो ये मोड है जिस मोड के थ्रू आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बेसिकली इस मोड के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिटेन कर सके, रिट्रीव कर सके या रिव्यू कर सके। जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी डेटा गया है, उसे स्टोर किया जा सके, बेसिकली रिट्रीव बाद में पुल आउट किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके। और ऐसे शब्दों में लिखा हो जो लेजिबल हो, पता चल रहा है, ऐसे लिख के दे दिया। आपको समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? डॉट डॉट कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। ओके। डीम्ड डिलीवरी हम कब मान लेंगे? वैसे तो 48 आवर्स में मान लेते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग तो हम 48 आवर्स आफ्टर पोस्टिंग, जैसे मैंने आज आज मैंने मीटिंग के लिए पोस्टिंग डाली तो 48 आवर्स में से मान लेते हैं। मीटिंग के लिए नोटिस जनरली ऐसा आता है, बट बाकी सारे केसेस में जितना लेट्स से डिस्टेंस के हिसाब से जनरली जितना समय लगता है उतना समय हम मानते हैं डीम्ड डिलीवरी। नोटिस फॉर मीटिंग 48 आवर्स आफ्टर पोस्टिंग। अदर केसेस में एज पर रेगुलर पोस्टल टाइमिंग। छोटी सी बात है, अगेन यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसे कर रही हूँ हार्ट मार्क। ठीक है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मेरे प्यारे बच्चों प्रोसेस कर पा रहे हैं। Yes, let's now move forward and talk about authentication and execution of company documents and contract. सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 36 बस ये बात कर रहे हैं। आइए देखेंगे क्या बोल रहा है। सेक्शन 21 ये बोल रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना है तो साइन करवाना पड़ेगा। कौन साइन करेगा? तो कंपनी का केएमपी की मैनेजरियल पर्सन साइन करेगा, या फिर कोई एक ऐसा बंदा साइन करेगा जो ऑथराइज्ड बंदा है, ऑफिसर है बोर्ड का। ओके। तो इनमें कोई जरा बंदा साइन करेगा। बेसिकली कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी के नाम, कंपनी के बिहाफ पे अगर साइन होना है तो ना, कोई एग्जीक्यूशन होना है किसी हुंडी का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रोमिसरी नोट का, तो इसको ऐसे हम मानते हैं इट इज कंसिडर्ड एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कब? अगर या तो बनाया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, ड्रॉ किया गया है, एंडोर्स किया है कंपनी के नाम पे, या फिर डन बाय अ पर्सन विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, कंपनी के बिहाफ पे एंडोर्स किया गया है, ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है बेसिकली, बट उस बंदे से बनाया गया या तो उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी या एक्सप्रेस अथॉरिटी थी। तो सेक्शन 21 और सेक्शन 22 में बात हो रखी है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, ऑथराइज वाया अथॉरिटी होनी चाहिए आपके पास, रिटन अथॉरिटी होनी चाहिए कंपनी की कॉमन सील में, अगर कंपनी के पास है। अगर सील नहीं है तो या तो दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी साइन करते हैं। वैलिड फॉर डीड्स इन इंडिया ऑल्सो इन अब्रॉड, मतलब बेसिकली साइन, मोहर लगी हुई है तो कंपनी ने एग्जीक्यूट कर दी ना, और मोहर नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन कर देंगे, ना एक डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा। और रूल 36 क्या बोलता है? इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ये ओमिट हो गया है, हटा दिया गया है। omitted by companies incorporation, fifth amendment rule 2006 हटा दिया गया है, it has been omitted। ओके। इसके साथ ये वाला टॉपिक होता है फिनिश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी।
आई होप यहाँ तक सारी बातें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी अभी हमने कवर करे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी. रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक कंपनी को जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एजेंडा है कि सारी जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, दिस इज वेयर ऑल द ऑफिशियल कम्युनिकेशन नोटिसेज विल बी रिसीव्ड. वेरिफिकेशन, अब हमने INC 11 से बातचीत, INC 21 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने INC 24-25 भी देखा है, 27 भी देखा है. अब हम INC 22 देख रहे हैं. फॉर्म INC 22 के अंदर, मतलब 11 में तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला था, 22 में आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बता रहे हो 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है. तो 11 × 2 उस पहाड़े से याद कर लो, उस टेबल से याद कर लो. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वेरिफिकेशन जब हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस का, क्योंकि आपको याद है ना कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 10A में मिल रहा था, तो हमने बोला था कि वेरीफाई किया जाएगा 180 दिन के अंदर अंदर, उसका डॉक्यूमेंट भी लगाना है कि भैया हाँ हमारा वेरीफाइड है. तो ये वेरिफिकेशन क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो INC 22 में लग रहा है. 30 दिन के अंदर अंदर आप डॉक्यूमेंट भेजोगे कि जैसे जैसे मान लेते हैं मैंने ऑफिस लिया, या तो मैंने खरीदा होगा या रेंट आउट किया होगा, लीज पे लिया होगा, तो बेसिकली वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे. टाइटल डॉक्यूमेंट, या तो खरीदा हुआ होगा तो, या फिर रेंट अग्रीमेंट, और फिर रेंट की रिसीट दिखानी पड़ेगी. ऑथराइजेशन लेटर के, हाँ भैया आप यूज़ कर सकते हो इसमें माइसिस को. ओनरशिप प्रूफ, अगर जिसे आपने मान लेते हैं डीड ली है तो उसकी ओनरशिप है ना. और यूटिलिटी बिल, और ये यूटिलिटी बिल मतलब बेसिकली जैसे बिजली का, पानी का, टेलीफोन का, इंटरनेट का, ये यूटिलिटी बिल्स होते हैं. ये जो बिल्स हैं 2 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं हो सकते. ठीक है. अब जो रिक्वायर बेसिकली नोटिस या जगह, बेसिकली क्या करना है, डिस्प्ले करना है, पब्लिकेट करना है सर्टन रिक्वायरमेंट्स. आपको अपनी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस अपने ऑफिस के बाहर लगाना है, और इसमें लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए. जैसे साउथ इंडिया में कहीं चला गया या तेलंगाना में चला गया तो उस एरिया, मतलब वट एवर एरिया जहाँ का भी है वहाँ उस लिखो लैंग्वेज में. पंजाब चला गया तो पंजाबी में लिखा होना चाहिए जो लिपि है. ओके. प्रिंट करना पड़ेगा कंपनी की सील अगर है कोई तो, नेम उस पर. बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पे भी, चाहे वो लेटर्स हैं, इनवॉइसेस हैं, नोटिस हैं, उनमें भी कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट सब लिखनी है. और अगर OPC है तो उसमें OPC भी, 1% कंपनी भी लिखा होना चाहिए नाम के आगे. और अगर नाम चेंज कर ले रहे हो तो पुराना नाम भी लगा के रखना है, नया नाम भी लगा कर रखना है. कम से कम अगर मान लेते हैं ना आपने नाम लास्ट 2 ईयर्स में कभी भी चेंज किया है तो आपको डिस्प्ले करना है ओल्ड नेम अलॉन्ग विद द करंट नेम. चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर नाम मान लेते हैं आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है तो आपको ROC को ये भी नोटिफाई करना है. INC 22 में ही आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल बताई थी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर, और अगर चेंज कर रहे हो ना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस तो वो भी INC 22 में ही बताना है. ठीक है. अगर सेम ज्यूरिसडिक्शन में, ROC ज्यूरिसडिक्शन के, अगर किसी और ज्यूरिसडिक्शन में है सेम स्टेट में तो वहाँ पे रीजनल डायरेक्टर, लेट्स से स्टेट तो सेम है बट ज्यूरिसडिक्शन मिस्टर ए की यहाँ ख़त्म हो जाती है, इस कंपनी की लेट्स से यहाँ ख़त्म हो जाती है, और अब यहाँ पर चेंज किया आपने जो सेम ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, तो बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन किसी और की है तो यहाँ पे आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होगा. यू नीड रीजनल डायरेक्टर्स अप्रूवल, और यहाँ पे लगता है फॉर्म INC 23. INC 22 आई होप क्लियर है, INC 11 आई होप क्लियर है, INC 22 भी क्लियर. पूरा दोनों डिटेलिंग में हो गया, नॉर्मल वाले में भी और अपडेटेड वाले में. और INC 23 लग रहा है अगर रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, अगर सेम स्टेट में ही है बट ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट है तो. और अगर अलग अलग स्टेट है, अलग अलग UT में हो रहा है, यूनियन टेरिटरी में चाहिए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए. और यहाँ पे भी जैसे रीजनल डायरेक्टर का फॉर्म INC 23 था वैसे यहाँ पर भी फॉर्म INC 23 ही है. ठीक है. अब डिटेल्ड शिफ्टिंग प्रोसीजर, अगर आप स्टेट में, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स. ओके. तो क्या पूछ रहे हैं, डिटेल्ड शिफ्टिंग प्रोसेस क्या है, अगर आप सेम स्टेट में, विद इन द सेम स्टेट आप शिफ्ट हो रहे हो तो आप रीजनल डायरेक्टर के पास अप्लाई करोगे, जहाँ पे क्या सबमिट करोगे, आपके बोर्ड ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है चेंज करने के लिए क्रेडिटर्स का, या और जिनके पास डेट सिक्योरिटी है उनसे NOC या कंसेंट मिल गया कि हाँ हम रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑफिस जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा है. सेम स्टेट में ही हो रहा है अभी तो विद इन सेम स्टेट हो रहा है. ओके. कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है,
और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंटीमेट कर दिया है विद इन द सेम स्टेट अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करें। टाइमलाइन क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर रीजनल डायरेक्टर को बताना है, 60 दिन के अंदर अंदर जब से हमने फाइल किया है आरओसी को बताना है, और 30 दिन के अंदर फिर आपके यहाँ सर्टिफिकेट आ जाएगा इन नए स्टेट के इनकॉर्पोरेशन का। नो शिफ्ट इज इफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी पे ऑलरेडी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई इंक्वायरी बैठी हुई है, तो आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते चाहे सेम स्टेट में ही क्यों ना हो। ओके ये तो था विद इन द सेम स्टेट। आई वांट यू गाइस टू रीड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बारी पढ़ लीजिए। इतने में पानी पी लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके यू गाइस आल्सो ड्रिंक वाटर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में चेंजिंग हो रही है तो यहाँ पे लग रहा है रूल 30, यहाँ रूल लग रहा था 28। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले तो अप्लाई करते हो। उन सेंट्रल गवर्नमेंट को जब अप्लाई कर रहे हो कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होना चाहिए, तो पहले एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शिफ्ट करोगे, सॉरी डॉक्यूमेंट दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपने मीटिंग करी होगी चेंजिंग करने के लिए, उसकी मीटिंग के मिनट्स दोगे, क्रेडिटर्स की लिस्ट दोगे, पब्लिश करोगे एडवर्टीजमेंट कि हम एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट हो रहे हैं आईएनसी 26 के अंदर। तो आईएनसी 24 आईएनसी 25 तो एमओए में देखा था ऑल्ट्रेशन में, और 27 देखा था एओए में। अब 26 में आ रह गया, तो मैंने अभी अभी बताया आपको। ठीक है, तो अब रेगुलेटर्स को अगर मान लेते हैं सेबी या IRDAI या समबडी एज अ रेगुलेटर इन्वॉल्व है आपकी कंपनी में समहाउ, तो आप उसको भी नोटिफाई करते हो अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट INC 26। ओके अब अगर ऐसे मान लें एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया हम नहीं चाहते कि क्यों कर रहे हो शिफ्ट क्यों कर रहे हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देंगे और एक फाइनल ऑर्डर दे देगा विद इन 60 डेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और फिर एक फाइल करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं अप्रूवल आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो INC 28 में, क्योंकि हम 24 25 27 का हम ऑलरेडी बात करते थे कर चुके थे, 26 की अभी अभी बात करिए, 28 अब अप्रूवल आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक जगह से दूसरी जगह स्टेट या यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट हो सकते हो। अप्रूवल आ गया है, तो अब इसके अंतर्गत आपको फॉर्म अप्रूवल के बाद फॉर्म INC 28 आपको फाइल करना है। ठीक है, तो हमने रूल 28 देखा, रूल 30 देखा, रूल 31 देख रहे हैं आप। पोस्ट अप्रूवल कंप्लायंस आपने INC 28 ROC के पास 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दिया और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनमें से कोई भी जो प्रोसेस है फॉलो नहीं करते हो, तो 1,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का, 1,000 पर दिन से 1,00,000 रुपये मैक्सिमम, 1,000 रुपये पर डे से 1,00,000 रुपीज़ मैक्सिमम तक का फाइन आप पे लग सकता है, कंपनी पे भी और ऑफिस पे, डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। थोड़े एफर्ट लगेंगे कंपनीज एक्ट में, ठीक है, बट 40 नंबर का पेपर भी यहीं से आने वाला है। थोड़ा अपने आप को आपको पुश करना पड़ेगा। लॉट ऑफ यू से मैम याद नहीं हो पाता, बेटे याद करना पड़ता है। एक बार समझ आ गया आपको, लेट्स से समझ आ गया, आपने रिवाइज कर लिया, तो अब क्या बेस्ट तरीका है, ओपन योर स्कैनर्स, ओपन योर क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन है, उनके आंसर कैसे लिखने हैं वो लिखते जाओ, वो पढ़ते जाओ, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो लिखते जाओ। तो 3-4 बार एक चीज़ कर चुके होंगे, जैसे हो सकता है फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था तब मैम समझ तो आ गया था, बट जो याद हुआ वो सिर्फ 30-40% ही हुआ था। अब 10-20% और ऊपर हो गया होगा जब आप रिविजन कर रहे हो, लिख रहे हो। 10-20% जब आप क्वेश्चन देखोगे तब हो जाएगा, 10-20% तब हो जाएगा जब एग्जाम से पहले रिविजन करा होगा। इसलिए बोलते हैं कि कोर्स खत्म होने के बाद एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज करना, और एक बार एग्जाम से पहले तो पढ़ोगे ही। यस, और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो डरना नहीं है, अभी फोकस है पढ़ा एग्जाम, और क्योंकि एग्जाम फोकस है तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। अब आपके पास मोबाइल आपको तंग करने नहीं होना चाहिए। आपके बाबू सोना जादू टोना को बोल दीजिए कि अभी मेरा पेपर है, अभी तक नहीं। बिल्कुल डेविएट नहीं होना गाइस, क्योंकि अगर अभी आप डेविएट हो गए तो फिर 6 महीने हो जाएंगे, और सक्सेस विल बी डिलेड बाय 6 मंथ्स। अभी तक चाहे बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, कम पढ़ाई करी है, वट एवर इज द केस, अब आपको नेक्स्ट 1 मंथ कम से कम 10 घंटे
8 से 10 घंटे मिनिमम बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट आपको स्ट्रिक्ट एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। चाहे सुबह से लेकर पढ़ना शुरू करो जल्दी उठ के, चाहे रात को देर तक पढ़ो, वट एवर सूट्स फॉर यू। लाइक फॉर मी, जब मैं इस फाउंडेशन में तो खैर इतनी रात रात तो पढ़ना नहीं पड़ता था। इंटर में जनरली मैं सारी रात पढ़ाई करती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू लिव इन अ पीजी, दिन में बहुत कम मोशन होता था, तो हम सारी रात पढ़ाई करते थी, मैं और मेरी रूममेट भी ऐसी थी। ओके, और मॉर्निंग में नहा धो के सो जाते थे। नहाने के बाद ऐसे भी नींद बहुत अच्छी आती है, फिर कितना बजे शोर नगाड़ा जो बज रहा हो इट डजेंट मैटर, पढ़ाई कर सोना है तो फिर तो सोना ही, सारी रात पढ़ चुके हैं और शाम को फिर उठ के पढ़ना है। एंड व्हेन आई वाज इन माय फाइनल, क्योंकि मेरी उस समय इंटर्नशिप चल रही थी, फाइनल 4 में मैं बात कर रही हूँ, ग्रुप 4 की याद कर रही हूँ, तो क्योंकि मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी तो मैं सुबह जा, एक्चुअली 3 4 दोनों में ही ऐसे होता था। सुबह मेरा ऑफिस होता था, तो मैं आती थी लगभग 5 साढ़े 5 बजे। मेरे घर से एमएमटीसी दूर नहीं था, आई यूज्ड टू लिव इन लाजपत नगर, और लोधी रोड पे ही एमएमटीसी स्कोप कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस था। वापस आती थी मैं 5 5:30 अराउंड, 2 घंटे थोड़ा पढ़ाई कर लेती थी, रिलैक्स करके मम्मी से बात करके, 1 1.5 घंटे ही पढ़ना होता था, एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप, मैं सो जाती थी 7:30 8 बजे। ओके, और फिर सुबह उठती थी 3 ढाई 3 बजे, और 3 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर वापस ऑफिस जाती थी। इट वर्कड फॉर मी। नाउ व्हाट विल वर्क फॉर यू, यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन। और मैं, हमारे टाइम पे तो इतना ज़्यादा इंटरनेट का झमेला नहीं था, आ गया था, व्हाट्सएप आ गया था, फेसबुक हुआ करता था, इंस्टाग्राम, ऐसे ऐसे रील वील का कोई झमेला नहीं था, कोई टिकटॉक एक्सेट्रा आया नहीं था। बट देन मैं इंटरनेट का रिचार्ज ही नहीं कराती थी, वो आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ोगे तभी अब इंटरनेट होगा। विद इन सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो लिमिट करने के, कि दिन में 15 मिनट से ज़्यादा इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, और नेटफ्लिक्स एटसेट्रा का कोई सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपको पास होना है, अगर आपको अपना ग्रुप क्लियर करना है, अगर आपने अपने लिए एम हाई रखा हुआ है, तो अब बच्चे बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। अगर आपको 6 महीने आपको लगता है कि डजेंट मैटर, then it is up to you. But if you are watching this video, if you are attending the lecture, I think it matters. And if it matters, then discipline is going to take you towards your success. और डिसिप्लिन आज नहीं, पूरी ज़िंदगी काम आएगा। मैं आज भी एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करती हूँ, अदरवाइज कभी भी कोई लेक्चर टाइम पे नहीं आएगा, कभी भी कोई काम समय पे नहीं होगा, लाइफ विल बी हैवॉक। ठीक है, तो चलो बहुत हो गया ज्ञान, अब कर लेते हैं थोड़ा पढ़ाई वाली बातचीत। ओके, लेट्स नाउ मूव टू पब्लिक ऑफर। ये खबर छपवा दो अखबार में, यस, क्या आओ 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 मेरी कंपनी के शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, आओ पब्लिक ऑफर करते हैं। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 पब्लिक कंपनी में बोल रहा है कि कर सकते हो, बट प्राइवेट कंपनी को पब्लिक ऑफर करना अलाउड ही नहीं होता है, ऐसे सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 बोलता है। क्या बोल रहे हैं? टू द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, पार्ट 1 चैप्टर 3 आप इश्यू कर सकते हो, पब्लिक ऑफर कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, इफ आर अ पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन पब्लिक ऑफर, आप प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पार्ट 2 चैप्टर 3 ही है, यहाँ पे पार्ट 1 है, यहाँ पार्ट 2 है, चैप्टर रिमेन्स 3 इन बोथ। ठीक है, राइट इशू भी कर सकते हो, बोनस शेयर्स भी दे सकते हो, या तो आप सेबी में एक्ट में बेसिकली कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो है, ऑल्सो सेबी एक्ट इफ लिस्टेड, या फिर आप चाहते हो, यू आर इंटेंडिंग टू बी लिस्टेड। ओके, तो ये आप इश्यू कर सकते हो पब्लिक ऑफर के थ्रू। बट अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक ऑफर एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 आप नहीं कर सकते बाय राइट। इश्यू या बोनस तो कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर सकते हो, बट एक खबर छपवा दो अखबार में करके पूरी दुनिया को बोल रहे हैं आओ 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 मेरी कंपनी के शेयर ले लो, सिक्योरिटी ले लो, नहीं कर सकते। ओके, पार्ट 2 चैप्टर 3 से रिमेन्स सेम, और ये तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, पब्लिक को एप्लीकेबल ही नहीं है। नाउ डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफर क्या है? सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग आप आईपीओ कर सकते हो, नेशनल पब्लिक ऑफर कर सकते हो, जैसे अपने रिसेंट टाइम में जोमेटो का देखा है, एलआईसी का देखा है,
एफपीओ कर सकते हो, फर्दर पब्लिक ऑफर कर सकते हो, ऑफर फॉर सेल कर सकते हो बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑल वाया प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी बोल, आपके शेयर्स भी बिकने को हो सकते हैं, ऑफर फॉर सेल। ओके ना, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन, जहाँ आप लोग को बोलते हो आओ आओ मेरी कंपनी का शेयर ले लो, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस को आप एक इन्विटेशन कार्ड है, शादी का इन्विटेशन कार्ड होता है कि दोपहर की शादी है कि रात की शादी है, बेसिकली हमको खाना कब खाने आना है, हाँ, वर कौन है, वधू कौन है, उनके माँ बाप कौन है, कौन सी तारीख को शादी है, कौन से समय पे कौन सा फंक्शन हो रहा है, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो प्रोस्पेक्टस में भी सारी बातचीत लिखनी होती है। इट इज़ इश्यूड बाय और इन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी, साइंड होगी, डेटेड होगी, सारे इन्फॉर्मेशन होंगे जैसे सेबी ने बोल रखे हैं, और डिक्लेरेशन भी देना होगा कि हमने सारा कुछ कंप्लाई किया हुआ है इस कंपनी की फॉर्मेशन में, या जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें। फिर रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिकेशन करने से पहले। यहाँ पे डायरेक्टर्स के भी साइन हो गया, ऑथराइज पर्सन के साइन होंगे इस प्रोस्पेक्टस में, और एक बार रजिस्ट्रार के पास आपने भेज दिया, ठीक है, डिलीवर कर दिया, तो ये प्रोस्पेक्टस सिर्फ 90 दिन के लिए, लगभग 3 महीने के लिए वैलिड है। पता चल रहा है आपने रजिस्ट्रार को दे दिया, उसके बाद बैठे 1 साल तक फिर लेकर आ रहे हैं प्रोस्पेक्टस। भाई इतने में तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी ना, कि आप पैसे, बेसिकली प्रोस्पेक्टस में आप ये सारी बातें डालते हो, कितने रुपए का शेयर है, किस लिए पे पैसे यूज़ कर रहे हो, मैक्सिमम कितने यूज़ करोगे, अगर 90% सब्सक्रिप्शन मीट नहीं हुआ तो वैसे वापस देने होंगे, सारा प्रोसेस अगेन आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्लास 11 में पढ़ कर आए, अगर नहीं याद तो अभी के लिए इसे मान लेते हैं ऐसे ही है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम नहीं बता सकती हूँ। ओके, क्लास में मैंने लगभग ये सारी बातचीत कवर करी है। पेनल्टी क्या है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक कंपनी को फाइन लगता है, और जो भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उनको 3 साल की सज़ा तो हो ही सकती है जेल की, प्लस उनको 50,000 से 3 लाख का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेनल्टीज भैया जी इतनी इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है आप इसमें एफर्ट्स लगेंगे, और अच्छी बात है कि पहला पेपर यही है। यस, तो याद करा हुआ जो भी है पी पा के, घोट के पी लो और लिख के आ जाओ। ओके, अब टर्म्स में कोई चेंजेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स में कोई चेंजेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन करना होगा, जैसे कि हमने बात करी थी जब मेमोरेंडम में करे थे पोस्टल बैलेट के थ्रू। फिर नोटिस देना पड़ेगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का, कि पुराना चेंज क्या हुआ है, बेसिकली पैसे किस लिए यूटिलाइज किए गए हैं, क्या वेरिएशन, क्या चेंज आप प्रपोज कर रहे हो, उसका जस्टिफिकेशन, क्यों चेंज प्रपोज कर रहे हो, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या टाइम लाइन है, क्लॉज वाइज कंपैरिजन की पहले ये था और अब ये है, पहले ये था अब ये है, मेमोरेंडम में क्लॉसेस के अकॉर्डिंग। आपको एडवर्टीजमेंट करना है PAS फॉर्म 1 के अंदर, ये पब्लिश करना है साइमल्टेनियसली विद पोस्टल बैलेट, जो कि आपने डिस्पैच कर दिया है ना, दिया ना लोगों को कि चेंजेस करे हैं हमने, और कंपनी वेबसाइट पे भी से आपको अपलोड करना होगा। अब जो पैसे आएंगे वो उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, इट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड, ये ऐसे नहीं कि फंड जो पैसे आपने प्रोस्पेक्टस से लिए उस पैसों से आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कैन डू दैट, cannot use funds raised via prospectus to to buy, trade, deal in shares of other listed company, you can't do that. Okay, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग एग्जिट ऑफर देना है कि भैया आप जाओ, हम आपसे शेयर खरीद लेते हैं। ओके, कौन देगा, या तो प्रमोटर देगा या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स देंगे, और सेबी की प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस आपको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी, प्राइस और प्रोसेस की भी, उतने रुपए में खरीदोगे, एग्जिट करते हैं, पता चल रहा है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप, दैट शुड नॉट ऑल्सो हैपन। ओके, ऑफर फॉर शेयर सेक्शन, ऑफर फॉर सेल सेक्शन 28 इसके बारे में बात करता है। कुछ मेंबर्स जो थे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, वो अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, कंपनी के बोर्ड की कंसल्टेशन के बाद, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, सर्टेन मेंबर्स हु आर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफर देयर शेयर्स टू पब्लिक विद द कंपनीज बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या इसको भी प्रोस्पेक्टस जैसे माना जाता है? जी हाँ, हो सकता है यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस, तो जो भी रूल्स प्रोस्पेक्टस पे अप्लाई करते हैं वो यहाँ भी करते हैं, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितने का भी शेयर कर रहे हैं उसका 90% ओके आना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% रहती है। यस, बोर्ड का फंड यूज स्टेटमेंट, कोई और भी इंफॉर्मेशन जो कि एनी इंफॉर्मेशन इनफिजिबल टू द ऑफरर विद जस्टिफिकेशन।
पॉसिबल नहीं है जो वो जस्टिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। प्रोस्पेक्टस जैसे जैसे प्रोस्पेक्टस में रूल फॉलो करते हैं वैसे ही अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है, कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने शेयर्स देना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल है, बट प्रोस्पेक्टस के सारे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। इसके अलावा क्या क्या और डिस्क्लोज करना होगा कि कौन बंदा है, कौन पर्सन है या कौन एंटिटी है जो इस ऑफर की कॉस्ट बियर कर रहा है, क्योंकि जब कुछ ऑफर करते हैं, कोई आप अंडा ही बेचने जाओगे तो खर्चा करोगे ना, तो बेसिकली इस ऑफर की कॉस्ट कौन बियर कर रहा है और रीज़न कि वो ये खर्चा क्यों बियर कर रहे हैं, additional disclosure देना होगा. So this section 28 itself is very very important for us. If you have the notes, very nice. If you do not have the notes, please pause the video here, write the notes, all of this information, write it in your notebook and then only move forward. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डीमेटेरियलाइज शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, शेयर्स की ना फिजिकल कॉपी आती थी, बट 1996 में डीमैट डीमेटेरियलाइजेशन एक्ट आया अपन के पास। उसके बाद से शेयर्स जो है, जो नए शेयर्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी में ही आने लगे, मतलब फिजिकल कॉपी नहीं आती थी। और अभी रिसेंट टाइम में लगभग 2000 के बारे में बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर शेयर्स जो है, पुराने शेयर्स भी आपको बदलवाने हैं और नए शेयर्स तो इश्यू होंगे ही, इसी में सॉफ्ट कॉपी आएगी। तो जैसे अकाउंट में पैसे नहीं आते चिंग और फिर जाते हैं हर महीने चिंग 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 चिंग, वैसे ही शेयर्स आप चिंग करके ही लोगे और चिंग करके ही दोगे। मैसेज बता रही है, आवाज़ आती है ना चिंग की, वो ओके। डीमेटेलाइज शेयर्स, कंपनी जो है पब्लिक ऑफर करी, शेयर्स जो है वो डीमैट फॉर्म में इशू होंगे। जो प्रमोटर्स हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टू डीमैट बिफोर आईपीओ। और कोई कन्वर्टेबल शेयर्स हैं, लेट्स से पहले डेट थी, डेट डिवेंचर्स या डेट के इंस्ट्रूमेंट्स है, उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, आईपीओ से पहले प्रमोटर्स इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डीमैट फॉर्मेट में। और 2018 के बाद से जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो भी सिर्फ डीमैट मोड से ही जा सकते हैं, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। 2018 के बाद से, मतलब 2018 के बाद से पर्टिकुलरली अनलिस्टेड भी डीमैट से जाता है, उससे पहले तो लिस्टेड तो डीमैट से ही जाते होते थे। ठीक है, अब है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं एडवर्टाइज कर दिया, तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने की, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लाइबिलिटी होने वाली है, क्या शेयर कैपिटल है, मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज, उनके नाम, उनके शेयर्स और कैपिटल का ढांचा भी। ओके, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। दो तीन टाइम्स में क्वेश्चन आया हुआ है शेल्फ पे और रेड वेयरिंग, तो मतलब आई कैन नॉट एम्फसाइज पुट इन वर्ड्स कि कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से भी आ सकता है। ओके, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जैसे शेल्फ लाइफ होती है ना किसी प्रोडक्ट की, कितने समय तक वैलिड है, ऐसी एक ही प्रोस्पेक्टस 1 साल तक मैक्सिमम वैलिड हो सकता है। जनरली उन कंपनीज के लिए होता है, जैसे बैंक है, एनबीएफसी है, ठीक है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पैसों की कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट रहती है, तो हर बार नया आरओसी के पास जाओ, ये प्रोसेस फॉलो करो, एटसेट्रा सारे काम करते रहो, एक ही बारी प्रोस्पेक्टस करो और उसकी शेल्फ लाइफ है। एक ही प्रोस्पेक्टस से बार बार आप शेयर्स इशू कर सकते हो, बट ये बार बार की पूरी डिटेलिंग होएगी और मैक्सिमम 1 ईयर तक ही हो सकता है। ओके, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है वैलिड फॉर मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज, 1 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी है। ये अप्लाई करता है उन कंपनीज की जो सेबी की रेगुलेशन, बेसिकली कंपनी स्पेसिफाइड अंडर सेबी रेगुलेशन। हर एक सब्सीक्वेंट ऑफर में आपको एक मेमोरेंडम, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना होता है। जैसे मान लेते हैं एक बार आपने इशू किया सेम प्रोस्पेक्टस से, दोबारा कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द एंटायर प्रोसेस आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना होगा, फाइल रजिस्टर करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, जहाँ पे क्या नए चार्जेस क्रिएट हुए हैं, अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है तो क्या फिनेंशियल पोजीशन में चेंज आया है, और कोई और प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार आपसे मांग सकता है। अब अगर कोई एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है चेंजेस से पहले, तो कंपनी को उन चेंजेस के बारे में उस बंदे को बताना होगा कि जैसे आप मान लेते हैं मैंने आपको पैसे दे दिए और उसके बाद चेंजेस हुए हैं, तो आपको मुझे बताना है। ओके, और अगर आपने मुझे बताया और मुझे लगा कि नहीं मैं तो नहीं अब कंटिन्यू करना चाहती, चेंजेस करें आपको, तो यू विल हैव आल्सो हैव टू गिव मी विड्रॉल ऑफर, और मेरे पैसे जो है, और जो मैंने आपको पैसे दिए हो 15 दिन के अंदर अंदर आपको मुझे रिफंड भी करने हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अगर नहीं समझ में आई है, प्लीज़ प्लीज़ पॉज द वीडियो, गो बैक, लिसन टू इट वेरी अगेन, रीड दिस, यू विल एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। अब बिल्कुल भी तभी भी समझ नहीं आ रहा है मेरे बेटे, तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वैसे तो आएगा, बट नहीं आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ, इस पर सेक्शन 31 छोड़ नहीं सकते। शेल्फ प्रोस्पेक्टस यू कांट लीव, ठीक है। अब each sub time securities are offered
तो आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को कंबाइन करना होगा, ये दोनों मिलकर के एक प्रोस्पेक्टस जैसे मान लिया जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को ना आप मूवी के ट्रेलर जैसे मानो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो है, हीरो हीरोइन कौन है, मूवी कब आ रही है और क्या हल्की सी स्क्रिप्ट समझ आ रही है, पर पूरी बात नहीं समझ में आ रही है। यस, तो क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को एक मूवी के ट्रेलर जैसे मान लो, जो एक्साइटमेंट तो ला रहा है, ये भी दिखा रहा है क्या आ रहा है, बट पूरी स्क्रिप्ट नहीं पता चल रही है। बट इट मस्ट स्टिल फॉलो ऑल लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, राइट। वैसे ही जब कंपनी पब्लिक इश्यू प्लान करती है तो बहुत बार ये ऐसा होता है जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं बता पा रही है, अभी ये बताना नहीं चाह रही है। ओके, तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार के पास कम से कम 3 दिन पहले, बिफोर द इश्यू इज ओपन। फाइल रजिस्ट्रार विद रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days बिफोर इशू ओपन। फाइल इसमें बेसिकली फाइनल प्राइस नहीं है या फिर फाइनल क्वांटिटी कितने शेयर इशू करना है वो मेंशन नहीं करी होती। इनको सारा प्रोस्पेक्टस की ऑब्लिगेशन फिर भी फुलफिल करनी है, इररिस्पेक्टिव कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अब इन्वेस्टर्स ऑफर डिटेल्स को रिव्यू करते हैं विदाउट द फाइनल नंबर्स। कंपनी फाइनलाइज करती है डिटेल्स को, फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस भी इशू किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिसिंग थी वो अब दे दी जाएगी। इसमें आपके प्राइस, क्वांटिटी, कैपिटल, सारे चेंजेस जो भी मेंशन नहीं थे रेड हियरिंग में वो सब मेंशन होंगे। ओके, तो सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 बोल रहा है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म टू परचेज सिक्योरिटी शॉल बी डिपॉजिटेड be issued without an abridged prospectus. Abridged prospectus is basically where the details that were missing in the red hearing is now present. Okay, एक्सेप्शन अगर आप अंडर राइट कर रहे हो या सिक्योरिटीज पब्लिक के लिए नहीं है तो abridged की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेक्शन 33 सब सेक्शन 2 बोलता है फुल प्रोस्पेक्टस की कॉपी देनी पड़ेगी ऑन रिक्वेस्ट बिफोर सब्सक्राइबिंग और ऑफर क्लोजेस। मान लेते हैं मेरे पास रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है बट मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बैलेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन दो, तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको एज अ कंपनी, और कुछ भी फॉलो नहीं करते तो आप पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपये पर डिफॉल्ट। कोई भी चीज़ अभी तक हमने सेक्शन 33 में बात करी है, ये 31 में बात करी है फॉर दैट मैटर। 31 में तो शेल्फ था यहाँ पर जो भी बात करी है, ठीक है। अब्रिज प्रोस्पेक्टस है क्या, शॉर्ट में बोले तो द फुल प्रोस्पेक्टस, शॉर्ट समरी ऑफ फुल प्रोस्पेक्टस, मतलब शॉर्ट जिस्ट में बता दिया पूरी प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंट बातें। इट कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इन्वेस्टर नीड, जैसे कि कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल हाईलाइट्स, क्या रिस्क है, कोई की टर्म है इस ऑफर का, बेसिकली ब्रीफ फॉर्मेट में समरी बता दी, जैसे मैं आपको समरी करा रही हूँ, हाँ, बट सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। इफ इट गिव्स अलोंग द एप्लीकेशन फॉर्म सो दैट इन्वेस्टर कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अभी फाइनल प्रोस्पेक्टस आना बाकी है, रेड हियरिंग के साथ ही अब्रिज्ड आ रहा है विदाउट रीडिंग द एंटायर प्रोस्पेक्टस। ओके, और अगर मिसस्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में तो आप पे क्रिमिनल लाइबिलिटी लग सकती है 34 में, सिविल लाइबिलिटी लग सकती है 35 में, फ्रॉड लग सकता है 35(3) और 36 में फ्रॉड की पेनल्टी, इसकी रेमेडीज बता रखी है 37 में। और हमारे पास फ्रॉड मतलब बेसिकली समबडी अपने आप को पर्सनेट कर रहा है कि मैं तो मेंबर है नहीं और उसको मेंबर जैसे दिखाया जा रहा है लेट्स से, तो पनिशमेंट फॉर पर्सोनेटिंग सेक्शन 38 में है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। ओके, हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। अभी हम चलते रहे हैं सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी समझते हैं। अगर मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, तो कोई अनट्रू स्टेटमेंट है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई बात आपने भूल दी है जो कि इम्पॉर्टेंट थी बतानी, ओमिट कर दी है, तो हर एक बंदा जो कि ऑथराइज था इस इशू को प्रोस्पेक्टस को इशू करने में, वो सब लोग लायबल हो जाएंगे और उनमें धारा 447 447 का फ्रॉड लगेगा। और बट अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि स्टेटमेंट इमटेरियल है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला बंदा शेयर ले ना ले, सिक्योरिटीज़ खरीदे ना खरीदे, या फिर रीजनेबली आपने इसको ऐसा बिलीव किया था कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो सही है, तो ये आपका डिफेंस जैसे काम करेगा, फिर आप इस सेक्शन 447 नहीं लगेगा। ओके, सिविल लाइबिलिटी क्या है, अगर कोई भी लॉस है, कोई भी डैमेज हुआ इन्वेस्टर को क्योंकि आपने भी स्टेटमेंट दी थी, तो हर एक डायरेक्टर जिसका नाम लिखा हुआ है डायरेक्टर जैसे, हर एक प्रमोटर, हर एक पर्सन जो कि ऑथराइज है इस इशू में, सब लायबल हो जाएंगे और लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी डैमेज हुआ है, सारा आपको अपनी जेब से भी भरना पड़ सकता है। बट यहाँ पे डिफेंस ये है कि आप विड्रॉ कर सकते हो अपना कंसेंट, या आपने विड्रॉ किया हुआ था अपना कंसेंट, बट
issued without their knowledge and disclaimed, relied on एक्सपर्ट्स गुड फेथ, या तो आपने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था कि मैं डायरेक्टर जैसे बनना नहीं चाह रहा इश्यू करने से पहले, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले, तो आप लायबल नहीं होंगे। या फिर आपने इसलिए ओके बोला था क्योंकि किसी एक्सपर्ट ने ओके बोला हुआ था कि स्टेटमेंट में जो बातें लिखी है वो सही लिखी है, और फिर हमने इशू कर दिया था। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो सेक्शन 35 में आप पे सिविल लायबिलिटी नहीं लगेगी। ठीक है। फ्रॉड की पेनल्टी 447 ही है। अगर प्रोस्पेक्टस ऐसे ही इशू किया गया था कि आप किसी को डिफ्रॉड करना चाह रहे हो, किसी को इंड्यूस करना चाह रहे हो, किसी को डिसीव धोखा देना चाह रहे हो, तो जितने भी लोग लायबल हैं वो सब, जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं सब लायबल होंगे। पनिशमेंट है, पर्सनल लायबिलिटी है, अनलिमिटेड है लॉसेस के लिए, और सेक्शन 447 में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। रेमेडी क्या है? कोई भी बंदा, कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन जो भी इस मिसलीडिंग स्टेटमेंट से इफेक्ट हुआ है, ठीक है, वो चाहे वो सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी हो, 35 सिविल लाइबिलिटी हो, सेक्शन 33 क्रिमिनल हो, 34 सिविल हो, 35 नो 34 35 है ना, हाँ 34 क्रिमिनल हो, 35 सिविल हो, 36 ये फ्रॉड वाली बात हो, 47 वाली, ठीक है, आप लीगल एक्शन लो के लिए ले सकते हो। अब पनिशिंग फॉर पर्सनेटिंग, अप्लाइंग इन फिक्टिशियस नेम, किसी के नाम से आपने अप्लाई कर दिया क्योंकि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉलो करना था, लेट्स से, ठीक है, मल्टीपल नेम्स इस्तेमाल कर रहे हो, रवि शर्मा, रवि वर्मा, रवि एक्स, रवि वाई ऐसे करके कर रहे हो, अगर आप इंड्यूस कर रहे हो फॉल्स अलॉटमेंट, तो 447 में फ्रॉड तो लगेगा ही। कोर्ट जो है आपको डिजॉगमेंट, बेसिकली बोल रहे हैं कि अपना सारा प्रॉफिट जो है ना दे दो, आईपीएफ में ट्रांसफर करो, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करो। डिसऑगमेंट का मतलब ये होता है। डिस्क्लोजर क्या है? मस्ट बी प्रोमिनेंटली, साफ साफ मेंशन करना पड़ेगा हर एक प्रोस्पेक्टस में कि भैया जी ये गड़बड़ हुई है। ठीक है, क्या करते हो अभी, और पढ़ना चाहिए? थोड़ा सा ही है, चलो पढ़ लेते हैं, लेट्स फिनिश दिस। ओके, लेट्स फिनिश दिस, आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 39 बोल रहा है, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेट करती है, एप्लीकेशन मनी भी बताती है। अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली तो आपने पैसे कलेक्ट कर लिए, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट हुआ? अगर मीट हुआ तो ठीक है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, शेयर्स अलॉट कर दो। अगर मिनिमम अलॉटमेंट जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो नहीं हुआ मीट, तो आपने लोगों के पैसे जो आपने रिसीव करे हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर उनके ओरिजिनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्टर की लाइबिलिटी हो जाती है वो पैसे भेजने की, प्लस 15% का ब्याज भी देना पड़ता है, और हर एक दिन का 1000 रुपीज़ या 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट भी हो सकता है जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फॉर्म क्या लगने वाला है? फॉर्म PS3 लगेगा। कितने? 30 दिन के अंदर अंदर जब अलॉटमेंट हो गया किसी को शेयर्स का, विद इन 30 डेज देना है। क्या क्या लिखना पड़ेगा? लिस्ट बतानी पड़ेगी किस किस को शेयर्स अलॉट हुए, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, और कितने शेयर्स आपने उनको अलॉट किया है। अटैचमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इफ कंसिडरेशन नॉट इन कैश, मतलब जो शेयर्स इशू है बिना कैश के हुए हैं, मतलब समथिंग एल्स हैज बीन गिवन, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फुल स्टैम्प पर्टिकुलर्स लगेंगे इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगी क्योंकि कैश नहीं है, डॉक्यूमेंट मतलब कुछ सामान दे रहे हो तो उस सामान की वैल्यूएशन लगेगी ना, कि उतनी वैल्यूएशन है भी या नहीं जितनी वैल्यूएशन आप बोल रहे हो। बोर्ड का रेजोल्यूशन लगेगा बोनस शेयर्स के लिए। वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 62 अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, और यहाँ पे भी 1000 रुपये पर डे जुर्माना लगता है, मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे हो रहा है अंडर सेक्शन 42? सेक्शन नहीं होगा, याद चलेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है? आप इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करो, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। बोर्ड आइडेंटिफाई करें इन्वेस्टर्स हु विल बी ऑफर द प्राइवेट प्लेसमेंट, उन्हें एक ऑफर कम एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, एक ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म दोगे, आइडेंटिफाइड जो 50 आपने मैक्सिमम करे हैं उनको दोगे, ठीक है। सेंड ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन, सबको तो भेज नहीं दोगे, जिनको प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो उन्हीं को भेजोगे ऑफर कम एप्लीकेशन। अब आप पैसे रिसीव करोगे, इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे, आपको अप्रूव्ड मेथड से, चेक से, डीडी से, बैंक ट्रांसफर से पैसे ट्रांसफर करेंगे। कैश इसमें अलाउड नहीं होता है पेमेंट करने के लिए जब प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही होती है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, आप अलॉट कर देती हो सिक्योरिटीज 60 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से पैसे रिसीव हुए हैं।
अगर सिक्योरिटीज आर्न्स अलॉटेड, जिस दिन पैसे आए हैं उसके अंदर 15 दिन के अंदर अगर आपने अलॉट नहीं किया है तो रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। 60 दिन के अंदर अंदर पैसे अलॉट नहीं हुए तो उस 60 दिन के 15 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे एंड इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। अब रिटर्न अलॉटमेंट की फाइल करनी पड़ेगी विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, सारी डिटेल्स अलॉटीज की लिखनी पड़ेगी। पेनल्टी फॉर डिले 1000 रुपये दिन, मैक्सिमम 25 लाख तक जा सकता है रिटर्न अगर मैं डिले कर दी। और कोई न्यू ऑफर नहीं दोगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। नो न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स अंटिल द करंट प्रोसेस इज कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक हमने बात कर ली है, इसकी आगे की बातचीत करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, विल स्पेंड 2 to 3 मोर सेशंस, कोशिश करेंगे 2 में हो जाए ख़त्म, बट अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम एक और सेशन लगाएंगे और अपना टॉपिक फिनिश करेंगे। ठीक है, बट विल ट्राई टू बी फिक्स टू द जो प्लानर मैंने आपको बताया उसको तो फॉलो करेंगे ही, बट अगर एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो फिर वो नॉन वो वाले डे पे आएगी जो कि डे प्लानर पे नहीं दे रखा होगा। ओके, चलो अब आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नोट्स के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो dishaduaclasses.com पे, और बाकी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो भाई गाइस, आई नीड योर लव, आई नीड योर सपोर्ट। Like, subscribe, and give me your chamkas in the chat box, in the comment box. Okay, bye bye.